नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं हमारी मध्य प्रदेश प्राथमिक चयन परीक्षा 31 अगस्त 2025 के लिए। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा साइंस, जो कि 30 नंबर्स के 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और देखिए यहाँ पर जो साइंस हमारा सब्जेक्ट है, इसमें जो सिलेबस है उसमें टॉपिक बहुत ज्यादा है और हमारे पास है समय कम। तो कम समय में हम आपके लिए कुछ ज्यादा बेहतर कर पाए, ज्यादा कर पाए, यही हमारा प्रयास है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक ही वीडियो में हम आज लेकर आए हैं 500 क्वेश्चन का एक कंप्लीट सेट। यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपको 500 प्रश्न मिलने वाले हैं और ये 500 प्रश्न जो होंगे एक ही साथ हमारे 5 टॉपिक जो होंगे सिलेबस के उनको कंप्लीट करने वाले हैं। कौन कौन से 5 टॉपिक यहाँ पर रहने वाले हैं? तो यहाँ पर आज हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे श्वसन तंत्र से संबंधित रहेंगे, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित रहेंगे, परिसंचरण तंत्र से, प्रजनन तंत्र से और तंत्रिका तंत्र से। इन 5 टॉपिक से हमारे जो है 500 प्रश्न आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाएगा क्योंकि एक साथ आपके 5 यहाँ पर टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं और कम समय में आप फटाफट क्वेश्चन को यहाँ पर देख पाएंगे एक पूर्ण व्याख्या के साथ में। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के इन क्वेश्चन की ओर और लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आता है, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो कहां पर होता है? श्वसन तंत्र, परिसंचरण गलत बोल दिया मैंने, श्वसन तंत्र से संबंधित यहाँ पर रहेंगे। तो देखिए मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान जो होता है ये कहां पर होता है? तो देखिए हमारा जो गैसों का आदान प्रदान होता है, हम सभी जानते हैं कि श्वास लेने के लिए हमारे जो श्वसन अंग होते हैं, नाक होते हैं और फेफड़े होते हैं, ग्रसनी होती है। तो यहाँ पर ये जो भाग हमारे होते हैं श्वसन तंत्र के, तो देखिए यहाँ पर गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कहां पर होता है? तो यहाँ पर बात की जाए हमारे श्वसन तंत्र की, तो देखिए श्वसन तंत्र हमारा जो होता है जिसके अंदर हमारी नासिका होती है, नासिका मार्ग होता है, ग्रसनी होती है और स्वर यंत्र होते हैं, ट्रेकिया होता है, ट्रैंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाई होता है, ब्रेंक्यूल्स होते हैं और एल्वीवोलाई होते हैं। तो ये कुछ ऐसे भाग हैं जो हमारे इस श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ पर बनाते हैं। अब देखिए इसमें आदान प्रदान की तो हर भाग का अपना एक कार्य होता है। तो यहाँ पर एल्वीवोलाई जो होता है ये क्या चीज है? तो देखिए यहाँ पर एल्वीवोलाई जो होते हैं इसे गैसों के आदान प्रदान के लिए, यानी कि मुख्य रूप से जो हमारी गैसें होती हैं जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर करते हैं, उसको इनहेल करते हैं, और यहाँ पर CO2 गैस जो होती है उसको हम बाहर करते हैं। तो यहाँ पर जो CO2 गैस होती है उसको बाहर करना, O2 को अंदर लेना, इनका जो एक्सचेंज है वो करना, तो वो यहाँ पर किया जाता है एल्वीवोलाई के अंदर यहाँ पर। और यहाँ पर जो प्रोसेस होती है उसके माध्यम से, यानी कि विसरण के माध्यम से यहाँ पर इनका जो एक्सचेंज होता है वो किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा इस टॉपिक के ऊपर जो कि आपके डायग्राम पर आधारित होगा। पर अभी हम यहाँ पर क्वेश्चनों को ले रहे हैं, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि क्वेश्चन देने से पहले आपको वो वीडियो उपलब्ध करवा दी जाए, तो वहां पर आप उन्हें देख लेते हैं तो कंप्लीटली आपके यहाँ पर जो डाउट्स होंगे वो उस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर एल्वीवोलाई जो होगा वो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, जो गैस के में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में आदान प्रदान जो है ये करने का कार्य करता है। ये O2 को अंदर लेता है और CO2 को बाहर करने का लेन देन जो होता है यहाँ पर किया जाता है। चलिए तो आगे लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आता है, श्वसन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को परिवर्तित करने में सहायक होता है? तो देखिए श्वसन की प्रक्रिया में जो एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को परिवर्तित करने को यहाँ पर सहायक होता है, उसमें कार्य करता है, तो वो हमारा एंजाइम होता है यहाँ पर कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और ये जो एंजाइम होती है क्या करता है, ये CO2 को बाइकार्बोनेट में बदल करके रक्त में घुलनशील बना देता है। जैसे CO2 गैस होती है तो वो हमारे रक्त में घुलनशील कैसे बनती है? तो यहाँ पर ये जो कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स होते हैं
ये CO2 को बाइकार्बोनेट्स में बदल देते हैं। आगे देखिए हमारे मनुष्य में श्वसन की जो दर होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पर प्रति मिनट के हिसाब से है। यहाँ पर 12 से लेकर के 20 श्वसन जो है वो प्रति मिनट यहाँ पर कर सकते हैं, और ये उम्र, आयु आदि के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर हर व्यक्ति में अलग अलग भी हो सकती है, पर एक एवरेज यहाँ पर 12 से 20 है। हो सकता है किसी की 16 हो, किसी की 18 हो, किसी की 14 हो, तो ये थोड़ा सा हमारे स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। तो एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में औसत श्वसन दर यहाँ पर रहने वाली है। आगे देखिए श्वसन की वह अवस्था जिसमें वायु बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं, यानी कि इनहेल करना और एक्सहेल करना। तो एक्सहेलेशन यहाँ पर कहेंगे जिसमें वायु बाहर निकल रही है, यानी कि CO2 हम बाहर कर रहे हैं। इसमें डायफ्राम जो होता है वो ऊपर की ओर जाता है और वक्ष का आयतन जो होता है वो इसमें घट जाता है। इसे हम हिंदी में निश्वसन भी कहते हैं, निश्वसन। आगे देखिए ऑक्सीजन को रक्त में कौन वहन करता है, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को रक्त में वहन करने का कार्य करता है। जी हाँ, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन को रक्त में कौन वहन करेगा, तो हमारी जो ऑक्सीजन गैस होती है ये एक रक्त का प्रमुख घटक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त होकर के एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसे हम यहाँ पर कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ये एक अस्थायी यौगिक होता है, और इसमें ये हीमोग्लोबिन Hb के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये समझ लिए कि दोनों मिलकर के एक अस्थायी यौगिक बनाते हैं, और जहां सेल के अंदर जो होती है ये ऑक्सीजन जो होती है ये अलग हो जाती है, हीमोग्लोबिन वापस रक्त में आ जाता है। तो ये एक लौह युक्त प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। शरीर में श्वसन की क्रिया को सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो शरीर में श्वसन क्रिया की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। जी हाँ, कोशिका जो होती है ये सबसे छोटी इकाई होती है, और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, श्वसन कहाँ पर होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। प्रेरणा के समय डायफ्राम की स्थिति कैसी होती है, नीचे की ओर चपटी होती है। इससे वक्ष गुहा का आयतन जो है वो बढ़ता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश करता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रेरणा है के समय है एक हिंदी शब्द के रूप से यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो अभी हमने बात की थी कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर लेते हैं, उन दोनों ही स्थितियों में हमारा जो डायफ्राम होता है वो अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन को बदलता है, और उसके बदलने से हमारी जो वक्ष गुहा यानी कि फेफड़ों वाली जगह होती है उसका जो आयतन होता है वो परिवर्तित होता है, वो घटता है और बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, तो वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है मतलब यहाँ पर वायु को अंदर लिया जा रहा है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये प्रेरणा का समय मतलब कि हमारे ऑक्सीजन अंदर लेते समय। आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में रक्त में अधिकतर किस रूप में परिवर्तित होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में अधिकतर किस रूप में परिवर्तित होगी, तो यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट्स आयन के रूप में परिवर्तित होती है, यानी कि CO2 जो सीधे रक्त में नहीं घुलती है, ये बाइकार्बोनेट आयन के रूप में उसमें घुलनशील बन जाती है। लगभग 70% CO2 जो होती है बाइकार्बोनेट के रूप में ले ली जाती है, और उसको एक एंजाइम्स जो होता है वो सहायक होता है बाइकार्बोनेट में बदलने के लिए। वायुमार्गों को किस संरचना के द्वारा साफ किया जाता है, तो सीलिया और म्यूकस को यहाँ पर म्यूकस के माध्यम से जो है वायुमार्ग संरचना को साफ किया जाता है। अब देखिए सीलिया और धूल और सूक्ष्म कणों को बाहर निकालते हैं। तो देखिए सीलिया और म्यूकस क्या होते हैं, तो यहाँ पर सीलिया और म्यूकस जो होते हैं, जो हमारी नाक होती है, आप नाक का उदाहरण लेकर के इन चीजों को समझ सकते हैं। जो हमारी नाक होती है, हमारे नाक के अंदर होते हैं बाल, छोटे छोटे से रोम होते हैं, और ये जो रोम होते हैं और एक चिपचिपा सा द्रव होता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं नाक में हमें से थोड़ा सा खुजाते हैं, हाथ उंगली लगाते हैं, तो चिपचिपा सा पन वहां पर हमें महसूस होता है। तो यहाँ पर सीलिया क्या है, वो बाल नुमा संरचनाएं हैं। म्यूकस क्या है, तो ये चिपचिपा सा पदार्थ है जो म्यूकस ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाता है, और ये हमारी नाक, हमारा श्वसन मार्ग जो होती है जिससे हम वायु को अंदर लेते हैं, वहां पर ये दोनों चीजें जो होती हैं गेट कीपर की भांति मौजूद होती हैं, और ये
किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है, उन पर ये नजर रखती है। तो सीलिया यानी कि जो बाल होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, तो हमारी नाक में श्वसन के माध्यम से कोई धूल के कण जब उसके अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, कोई सूक्ष्म कण जो होते हैं वो अंदर घुसने का काम करते हैं। मान लीजिए नाक के बालों के अंदर से कोई कण जो है अंदर घुस जाता है, तो फिर उसको बाल नहीं वेरीफाई कर पाया, बाल नहीं पकड़ पाया, बाल नहीं रोक पाया, तो उस स्थिति में सीलिया नहीं रोक पाया, उस स्थिति में क्या होगा, म्यूकस जो चिपचिपा द्रव होता है वो उसको वहीं पर चिपका लेता है। तो इस प्रकार से हमारी जो एयर्स होती है, हवा होती है, श्वसन के लिए जो आवश्यक होती है, उसको फिल्टर करने के कार्य दोनों चीजें होती हैं, करते हैं। जैसे गेट कीपर गेट पास देखता है कि भाई किसको जाना है अंदर, किसको नहीं जाना है, गेट पास नहीं होगा वो उसको नहीं जाने देंगे। तो इस प्रकार से सूक्ष्म कण धूलों को यहाँ पर रोकने का काम करते हैं। वायु मार्ग में सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, तो वायु मार्ग में सबसे बड़ा भाग जो होता है वो ट्रेकिया होता है। अब देखिए ट्रेकिया क्या होता है, तो हमारी जो श्वसन मार्ग होता है, हमारा श्वसन तंत्र जो होता है वो हमारे नाक वाले हिस्से से लेकर के यहाँ पर हमारे गले में एक नली के रूप में होता है, और फिर आगे जाकर के ये जो नली होती है ये कुछ इस रूप में यहाँ पर जाकर के दो भागों में बट जाती है, जो दोनों साइड में फेफड़े में पहुंचता है। तो यहाँ पर ये जो लंबी भाग होता है ट्रेकिया, ये हमारा ट्रेकिया कहलाता है। तो ये गले से लेकर फेफड़े तक वायु पहुंचाने वाली मुख्य नली होती है। अब आपका मुंह यहाँ पर है, गला यहाँ पर है, नाक यहाँ पर है, मुंह यहाँ है। अब यहाँ से नली स्टार्ट होगी तो वो आपके जो फेफड़ों में दोनों साइड में यहाँ पर दो ब्रांच के रूप में पहुंचेगी, हवा को यहाँ तक पहुंचाती है। तो ये सबसे लंबा भाग ट्रेकिया कहलाता है। आगे देखिए मनुष्य के फेफड़ों में कुल कितनी संख्या होती है, तो दो होती है, हम सभी जानते हैं, दाएं बाएं रूप में, और दो खंडों में बायां फेफड़ा जो होता है दो खंडों में, और दायां जो होता है वो तीन खंडों में विभाजित होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वैसे दो दाएं बाएं रूप है, पर बायां दो में और दायां तीन खंड में विभाजित होता है। ट्रेकिया को खुला रखने के लिए कौन सी संरचना जो होती है वो मदद करती है, तो देखिए ट्रेकिया को खुला रखने के लिए इसमें कौन सी संरचना मदद करेगी, तो देखिए ट्रेकिया क्या है, अभी हमने बात की कि ट्रेकिया जो है वो एक प्रकार की यहाँ पर नली होती है। तो यहाँ पर ट्रेकिया जो नली होती है, चलिए उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी नली है जिसमें ट्रेकिया यहां से लेकर के यहां तक फेफड़ों में आने वाली जो नली है यहां पर, अब इस नली के अंदर आप देखेंगे तो कुछ इसमें उपास्थि वलय यहाँ पर, यानी कि जो उपास्थि वलय होते हैं वो इसमें इस नली के अंदर हैं। अब चूंकि ये नली है और नली जो होगी वो पिचक जाएगी या सिकुड़ जाएगी, तो उसे सिकुड़ने से बचाने के लिए इसके अंदर सी आकार के वलय लगे होते हैं, सी आकार के रिंग्स लगे होते हैं, और ये रिंग्स जो होते हैं ये उपास्थि के होते हैं, कार्टिलेज के होते हैं, और ऐसे जो रिंग्स होते हैं वो उस नली में लगे होते हैं। तो जिससे यहाँ पर जो नली होती है वो पिचक नहीं सकती है, पिचकने से उसको बचाती है, संकुचित होने से बचाती है। आगे देखिए श्वसन की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस हम कहते हैं, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। कौन सा गैस श्वसन के अपशिष्ट उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है, कौन सी गैस यहाँ पर श्वसन के अपशिष्ट उत्पाद के रूप में, हम सभी जानते हैं बाहर हम करते हैं CO2 को, जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के रूप में घुलकर रक्त से और बाहर हो जाती है, यही गैस हम उत्पाद के रूप में बाहर करते हैं। श्वसन तंत्र की शुरुआत कहां से होगी, सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है नसल कैविटी, हमारी नाक से होती है, और यहां से वायु में नमी आती है या छन्ने का काम भी करती है, जिसके ऊपर अभी हमने बात की थी। ऑक्सीजन का कोशिकाओं तक प्रवाह किस प्रकार से होता है, तो ऑक्सीजन का कोशिकाओं तक प्रवाह जो होता है वो विसरण के माध्यम से होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः संचरण रूप में होता है। आगे देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है श्वसन दर को नियंत्रित करता है, तो यहाँ पर हमारे श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, और यह स्वायत्त कार्य जैसे श्वसन, धड़कन आदि को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। आगे बात की जाए रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो किसके साथ होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ होता है।
हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़कर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अस्थायी यौगिक बनाती है जो टूट करके आगे कोशिकाओं में ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन को मुक्त करता है। स्वैच्छिक श्वसन कौन सा होता है? तो स्वैच्छिक श्वसन जो होता है गहरी सांस लेना या रोकना, इसे व्यक्ति मर्जी से नियंत्रित कर सकता है। तो देखिए गहरी सांस लेना, अब गहरी सांस हम रेगुलर लेते नहीं, पर जब हम सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि हाँ लंबी लंबी सांस लेंगे, तो वो हमारे लिए स्वैच्छिक श्वसन है। हम श्वास को रोकना चाहते हैं थोड़ी देर, हमारी स्वैच्छिक है, तो यहाँ पर व्यक्ति इसको मर्जी से नियंत्रित कर सकता है। एल्वियोलाई की दीवारें कैसी होती है? एल्वियोलाई जिसको हमने यहाँ पर बात की थी कि वो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए जो एक्सचेंज काउंटर है, वो यहाँ पर एल्वियोलाई होते हैं हमारे लंग्स के अंतर्गत, और उसमें ये एक कोशिकीय होते हैं, सिंगल लेयर्ड होते हैं। नाक में बालों का कार्य क्या है? तो अभी इसके ऊपर हमने बात की थी, नाक में बाल क्या कार्य करते हैं? धूल के कणों को रोकते हैं, गेट कीपर की भांति होते हैं, जैसे कोई गेट पास देखता है वैसे हमारे नाक के बाल धूल कण आदि को रोकते हैं, उनको वहीं पर छानने का काम करते हैं, म्यूकस उसको चिपका लेते हैं और फिर बाद में हम उंगली नाक में लगा करके उनको साफ करके बाहर फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें जो होती हैं ये हमारा शरीर स्वयं यहाँ पर करता है। वायु को शुद्ध करने में ये सहायक होते हैं। आगे बात की जाए यहाँ पर हाइपर वेंटिलेशन में कौन सी गैस रक्त में घट जाती है? तो हाइपर वेंटिलेशन में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है घट जाती है। अत्यधिक श्वसन से CO2 की अधिक मात्रा बाहर निकल जाती है, उस स्थिति में यहाँ पर CO2 गैस की मात्रा घट जाती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन का स्तर जो होता है अधिक होता है या कम होता है? तो फेफड़ों में ऑक्सीजन का स्तर जो होता है वो अधिक होता है, क्योंकि प्रेरणा के समय ताजी वायु से ऑक्सीजन भरती है। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए तो फेफड़े जो होते हैं हमारे दोनों साइड के जो फेफड़े होते हैं, और ये जो फेफड़े होते हैं हमारे जहां पर ट्रेकिया इन दोनों की तरफ जाती है, तो यूं समझिएगा कि ये हमारे लिए गोदाम है, यानी कि ऑक्सीजन को स्टोर करना, उसके अंदर रखना, ये हमारे लिए वैसे ही माल गोदाम है जहां पर गोदामों में माल भरा जाता है। तो वायु यहाँ से हम जब लेते हैं, ताजी वायु शुद्ध वायु जब सुबह सुबह लेते हैं, तो हमें लंबी गहरी सांस लेना चाहिए और इनको फुल करना चाहिए ताकि दिन भर हम एनर्जेटिक रहें, ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्टिव वर्क जो है वो कर पाए। तो यहाँ पर इनमें ऑक्सीजन जो है भरती है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात की जाए यहाँ पर श्वसन दर को कौन से रिसेप्टर्स जो होते हैं वो नियंत्रित करते हैं? तो यहाँ पर केमो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये हमारे रक्त में pH, CO2 और O2 के स्तर को पहचानते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। श्वास लेने की प्रक्रिया में वक्ष का आयतन क्या होता है? तो यहाँ पर श्वास लेने की प्रक्रिया में आयतन जो होता है वो बढ़ता है और डायफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियां जो होती हैं वो फैलती है। अब यहाँ पर डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशियां क्या होती है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो नीचे हमारा फेफड़े होते हैं, पसलियां होती हैं, इनके नीचे एक भाग यहाँ पर दिख रहा है, इसी को कहते हैं यहाँ पर डायफ्राम। अब जब हम श्वास लेते हैं हमारी वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, ये सिकुड़ता है, फैलता है, तो ये यहाँ पर हमारा जो इतना भाग होता है इस गुहा का आयतन जो होता है वो परिवर्तित होता है। आगे बात की जाए यहाँ पर ग्लोटिस और एपिग्लोटिस क्या होते हैं? तो देखिए ग्लोटिस और एपिग्लोटिस क्या होते हैं? तो जो भोजन होता है भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकने का कार्य करता है। एपिग्लोटिस जो होता है भोजन के समय ट्रेकिया को ढकता है। तो यहाँ पर बात की जाए कि यहाँ पर हमारी जो नलियां होती हैं, हमारे भोजन की नली और हमारी जो श्वास की नली, दोनों का एक जोड़ समझ लीजिएगा। और यहाँ पर जब वायु हम लेते हैं या भोजन हम करते हैं तो भोजन जो है वो श्वास वाली नली में ना जाए, इसके लिए एपिग्लोटिस क्या करता है, एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जो जिससे वो श्वास की नली को बंद कर देता है। तो भोजन नाक वाली जो श्वसन वाली नली है उसमें ना जाकर के भोजन वाली नली में सरक जाता है। यहाँ पर यही इनका रोल होता है। आगे बात की जाए यहाँ पर एक वयस्क फेफड़ा कितना वायु धारण कर सकता है? तो एक वयस्क फेफड़ा यहाँ पर कितनी वायु धारण कर सकता है? तो लगभग 5 से 6 लीटर, यानी कि अधिकतम फेफड़ा जो होता है ये फेफड़े की क्षमता यहाँ पर कहलाती है। फेफड़ों की आंतरिक सतह, अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि 5 से 6 लीटर कैसे कर सकता है? तो हमारे जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं कि उनकी जो कोशिकाएं होती है उनमें जो थोड़े ऐसे छोटे छोटे सी संरचनाएं होती है यहाँ पर, और इस प्रकार की संरचनाएं जो होती है जिनमें ऑक्सीजन जो होती है वो इकट्ठा
की जाती है। जैसे हमारा स्पंज होता है, स्पंज में छिद्र होते हैं और छिद्रों में पानी भर जाता है, वो पानी को सोख सकता है। वैसे हमारे फेफड़े भी स्पंजी आकार के होते हैं जो वायु को इनके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसमें 5 से 6 लीटर जो है अधिकतम इनकी क्षमता होती है। फेफड़ों की आंतरिक सतह पर क्या होता है, तो यहाँ पर सरफेक्टेंट होते हैं, यह एल्वियोलाई को चिपकने से यहाँ पर रोकते हैं। ऑक्सीजन और CO2 में से किसकी घुलनशीलता अधिक होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता जो होती है ऑक्सीजन से 20 गुना अधिक होती है। श्वसन नलियों में सबसे छोटी नली कौन सी होती है, तो ब्रैंकियोल्स जो होते हैं ये सबसे छोटी नलियां होती हैं। तो ये ब्रोंकस की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं जो एल्वियोलाई से जुड़ती हैं। तो देखिए हमारी जो ट्रेकिया नली होती है वो आगे जाकर के 2 शाखाओं में मुख्य रूप से दाएं बाएं रूप में बढ़ जाती है। अब ये जो ट्रेकिया होते हैं इन्हें हम यहाँ पर ब्रोंकस कहते हैं और ये इनमें से छोटी छोटी और भी पतली पतली सी शाखाएं निकलती हैं इस प्रकार से। अब ये जो शाखाएं होती हैं ये आगे जाकर के यहाँ पर एल्वियोलाई से जुड़ती हैं। तो ये जो ब्रोंकस होती हैं, ब्रोंकस की और छोटी छोटी शाखाएं जो होती हैं ये ब्रोंकियल्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर यदि हम इनको देखें चित्र के रूप में तो ये कुछ इस प्रकार से हमें नजर आती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से ये छोटी छोटी और शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं और ये शाखाएं जो हैं फिर आगे जाकर के एल्वियोलाई से जुड़ती हैं जहां पर गैसों का जो होता है एक्सचेंज होता है। आगे बात की जाए क्या सभी प्राणियों में फेफड़े होते हैं, तो नहीं। उदाहरण कुछ मछलियां गलफड़े गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। श्वसन क्रिया में प्रयुक्त ऊर्जा किस रूप में बनती है, तो यह ATP के रूप में बनती है। इसी के साथ बात की जाए श्वसन की दर किस स्थिति में बढ़ जाती है, तो व्यायाम के समय जब हम कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं उस समय बढ़ जाती है। रक्त में pH गिरने पर श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रक्त में pH गिरने पर श्वसन की जो दर होगी वो बढ़ जाएगी, यानी कि शरीर से अधिक CO2 निकालने की कोशिश यहाँ पर करता है। बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं, तो यहाँ पर बात की थी हमने, इसमें 2 लोब होते हैं। हृदय की उपस्थिति के कारण एक लोब यहाँ पर कम होता है। आगे बात की जाए गैसों का परिवहन मुख्य रूप से किन 2 अंगों के बीच में होता है, तो फेफड़े और कोशिकाओं के बीच में होता है, जहां पर ऑक्सीजन फेफड़ों से कोशिकाओं तक और CO2 कोशिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचती है। एक्सचेंज साइड की सतह कैसी होती है, तो एक्सचेंज साइड की सतह जो है पतली और नम होना चाहिए ताकि गैसों का विसरण जो है वो आसानी से यहाँ पर हो पाए। रक्त में बाइकार्बोनेट आयन कौन बनाता है, तो CO2 और पानी की प्रतिक्रिया होती है जिसमें यहाँ पर बाइकार्बोनेट जो होते हैं आयन बनते हैं। कार्बोनिक एसिड बनता है जो बाइकार्बोनेट में यहाँ पर परिवर्तित होता है। ऊतक श्वसन कहाँ पर होता है, ये भी कोशिकाओं में होता है जहां पर ऑक्सीजन का उपयोग होकर के ऊर्जा उत्पन्न जो है की जाती है। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, वायुमंडल में 78% होती है। रक्त में ऑक्सीजन का सामान्य प्रतिशत कितना होता है, तो रक्त में ऑक्सीजन का सामान्य प्रतिशत 97% होता है जो कि यह हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ी होती है। कौन सी बीमारी में वायुमार्ग हमारा संकुचित हो सकते हैं, तो यहाँ पर अस्थमा जो होता है जिसमें हमारा वायुमार्ग जो होता है वो संकुचित हो सकता है, इसमें श्वसन में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर हमने देखे थे हमारा जो ट्रेकिया होता है उसमें C टाइप्स के रिंग्स होते हैं और वो संकुचित हो जाते हैं अस्थमा की स्थिति में। श्वास की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा, तो इसे हम कहेंगे स्पायरोमीटर या फेफड़ों की कार्य क्षमता को यहाँ पर मापता है। श्वास रोकने पर CO2 की मात्रा क्या होती है, तो CO2 की मात्रा निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, CO2 बाहर नहीं निकलती, इसके कारण रक्त में pH जो है वो गिरता है। श्वसन प्रक्रिया कितने चरणों में होती है, बाह्य और आंतरिक श्वसन 2 रूपों में होती है। बाहरी श्वसन फेफड़ों में, आंतरिक श्वसन कोशिकाओं में होता है। तो यानी कि श्वसन 2 तरीके का होता है, एक तो वो श्वसन होता है जहां पर ऊर्जा बनती है कोशिकाओं के अंदर, और एक बाहरी श्वसन जिसमें हम O2 CO2 को अंदर बाहर करते हैं। ये मनुष्य में श्वसन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा होता है, तो एल्वियोलाई जो है वो इसका लास्ट वाला भाग होता है, यहीं पर गैसों का आदान प्रदान जो है वो किया जाता है। क्या श्वसन क्रिया बिना ऑक्सीजन के हो सकती है, तो हाँ एनारोबिक श्वसन जो होता है वो हो सकती है। इसमें ऊर्जा सीमित मात्रा में होगी, यानी कि जो एक श्वसन का टाइप्स होता है जिसे हम अनाक्सिक श्वसन कहते हैं, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला, पर वहां पर ऊर्जा जो होगी सिर्फ बहुत कम मात्रा में 2 ATP ऊर्जा जो है वही मुक्त हो पाएगी। श्वसन तंत्र में बलगम बनने का कार्य कौन करता है, तो म्यूकस झिल्ली जो होती है यहाँ पर ये
म्यूकस एक प्रकार का चिपचिपा द्रव होता है, उसे बनाने का कार्य करती है। जीवाणु और धूल से रक्षा करने का कार्य करता है, उनको चिपका लेता है। सबसे तेज गति से घुलने वाली गैस कौन सी है? तो CO2 गैस जो है सबसे घुलने वाली, इसका घुलनांक अधिक होता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम एरियल जीव कहते हैं। ये वातावरण से सीधे यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ले लेते हैं, तो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले जीवों को हम एरियल भी कहते हैं। श्वास लेने पर वायु नाक से होते हुए सबसे पहले कहाँ जाएगी? तो नजल कैविटी यानी कि हमारी जो नासा गुहा होगी वहां जाएगी। वायु गर्म नम फिल्टर होने का कार्य यहाँ पर नजल कैविटी जो है वो करती है, नासा गुहा। श्वसन की वह मात्रा जो सामान्य श्वास में अंदर ली जाती है क्या कहलाएगी? उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं और ये लगभग 500 मिलीलीटर होता है। श्वसन तंत्र में उपस्थित एल्वियोलाई की कुल संख्या कितनी होती है? तो श्वसन तंत्र में उपस्थित जो एल्वियोलाई होते हैं इनकी कुल संख्या लगभग 30 करोड़ होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एल्वियोलाई हमारे लंग्स में कितने होते हैं? 30 करोड़ की संख्या में। एल्वियोलाई क्या है? छोटी छोटी सी शाखाएं हैं जहां जो हमारे फेफड़ों की कोशिकाएं हैं उनके बीच में ये जुड़ी होती है, जहां पर गैसों का विसरण के माध्यम से आदान प्रदान करती हैं। किस अंग के बिना श्वसन संभव नहीं? डायफ्राम के बिना, क्योंकि ये प्रेरणा में प्रमुख भूमिका निभाता है। श्वसन के समय वायु किस दबाव के कारण अंदर जाती है? तो ये वायु प्रेरित दाब यानी कि प्रेशर के माध्यम से जाती है। जब वक्ष में दाब घटने से वायु जो है वो अंदर आती है। आगे देखिए, शरीर में कौन सी प्रणाली में ऑक्सीजन वितरण का कार्य करती है? तो परिसंचरण तंत्र के माध्यम से, रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन जो है पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट जो है वो की जाती है। तो निश्चित रूप से परिसंचरण तंत्र यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। फेफड़ों की झिल्ली को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों की जो झिल्ली होती है उसे हम प्लूरा कहते हैं और ये 2 परतों से मिलकर के बनी होती है। साथ ही साथ एल्वियोलाई की दीवारों में कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती है? तो इसमें स्क्वेमैक्स एपिथेलियल कोशिकाएं होती है जो कि काफी पतली होती है, नम होती है और गैसों के आदान प्रदान को सुगम करती है। वायु नली जो ट्रेकिया है जाकर कहाँ विभाजित होती है? तो ये ब्रोंकस में यानी कि दाएं बाएं फेफड़े में यहाँ पर ये विभाजित होती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से किस रूप में जुड़ेगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ये एक अस्थायी यौगिक होता है। CO2 का pH पर क्या प्रभाव पड़ता है? CO2 का pH पर प्रभाव होता है, pH जो होता है घटता है और CO2 कार्बनिक एसिड बनाता है जिससे कि अम्लता बढ़ती है। सामान्य स्थिति में श्वसन ऐच्छिक है या अनैच्छिक है? तो सामान्य स्थिति में यह अनैच्छिक होगा, अपने आप ही नियंत्रित होता है। ऊतकों में ऑक्सीजन का प्रवाह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये विसरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज है वो अंदर बाहर निकलना किस सिद्धांत पर है? विसरण पर। ये ध्यान रखिएगा, जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सोता होता है। श्वास लेने में कौन सी मांसपेशियां सहायक होंगी? तो इंटरकोस्टल मांसपेशियां, डायफ्राम, ये यहाँ पर सहायक होती है, हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ाती है। प्लूरल कैविटी में द्रव क्यों होता है? प्लूरल कैविटी में जो द्रव होता है, हमारे फेफड़े की कोशिकाएं क्या कहलाती है? प्लूरा कहलाती हैं। और प्लूरल कैविटी यानी कि 2 कोशिका 2 स्तर की बनी होती है, उनके बीच में एक प्रकार का द्रव होता है। तो ये फेफड़ों को घर्षण को कम करने के लिए होता है, फेफड़ों की सतह को चिकना बनाए रखने का कार्य करता है। श्वसन और जलन में मुख्य अंतर क्या है? श्वसन नियंत्रित प्रक्रिया है जबकि ज्वलन नहीं है। श्वसन में एंजाइम्स काम करते हैं जबकि ज्वलन अचानक होती है। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग यहाँ पर वॉइस बॉक्स कहलाता है? तो वॉइस बॉक्स मतलब कि हमारा जो आवाज का हिस्सा जो होता है और उसे हम कहते हैं लैरिंग्स, ये हमारा स्वर यंत्र होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे गले में एक स्वर यंत्र होता है। इसमें शायद यहाँ पर उसको यहाँ पर नाम से नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर लैरिंग्स होता है यानी कि जो स्वर यंत्र होता है, इसमें वोकल कार्ड होते हैं। बच्चों की श्वसन दर वयस्कों की तुलना में कैसी होती है? तो बच्चों की श्वसन दर वयस्कों की तुलना में अधिक होती है। जी हाँ, बच्चों में आप देखते हैं उनकी धड़कनें तेजी से चलती है तो उनमें श्वसन दर अधिक होती है। श्वसन की दर किस यौगिक में सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो ये CO2 में प्रभावित होती है। इसका स्तर बढ़ने से श्वसन दर जो होती है वो तेज होती है। श्वसन के दौरान ऊर्जा किस प्रक्रिया में बनती है? ऑक्सीकरण के
रूप में बनती है और ऑक्सीकरण जब होता है तो यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में मिलकर जो है एटीपी बनाता है। श्वसन दर अधिक होने को क्या कहते हैं? तो इसे हम श्वसन दर जब अधिक होती है तो इसे टैकिपनिया कहते हैं। यह रोग और व्यायाम के कारण हो सकता है। किस यंत्र से फेफड़े को कार्य क्षमता को मापी जाती है? तो स्पायरोमीटर के माध्यम से यहाँ पर फेफड़ों की कार्य क्षमता को मापा जाता है और इसमें टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी आदि को भी ये मापता है। फेफड़ों में रक्त और वायु के बीच के अवरोध को क्या कहते हैं? तो इसे हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स यहाँ पर कहते हैं। यह एल्वियोलाई और कोशिकाओं की पतली परत होती है। श्वसन दर वायुमंडलीय दबाव के किस प्रभाव में रहती है? तो आंशिक दबाव के रूप में रहती है और यहाँ पर गैसों का संचरण आंशिक दाब पर आधारित होता है। फेफड़ों में कौन सी गैस सबसे पहले प्रवेश करती है? तो ऑक्सीजन यहाँ पर सबसे पहले प्रवेश करती है। घातक धूम्रपान किस बीमारी से जुड़ा होता है? तो यह एम्फीसीमा यानी कि धूम्रपान से कौन सी बीमारी होती है? इस प्रकार भी प्रश्न हो सकता है। तो एम्फीसीमा जो बीमारी है ये होती है, यह फेफड़ों के एल्वियोलाई को नष्ट करता है। धूम्रपान जो होता है क्या करेगा? हमारे एल्वियोलाई को नष्ट कर देता है। ऊतकों से फेफड़ों तक CO2 कौन लाता है? तो यहाँ पर रक्त, प्लाज्मा और आरबीसी जो होते हैं ये ऊतकों से फेफड़ों तक CO2 को लाते हैं और अधिकतर CO2 बाइकार्बोनेट्स के रूप में होती है। क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक ही समय में आदान प्रदान होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। विसरण प्रक्रिया जो होती है द्विदिशिक होती है, यानी कि दोनों दिशाओं में हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी की स्थिति को क्या कहते हैं? इसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं, जहां पर हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है, उसकी कमी आ जाती है, इससे थकावट और चेतना आदि की हानि हो सकती है। ऊतकों में श्वसन को किस नाम से जानते हैं? तो इसे ऊतकों में हम इसे आंतरिक श्वसन कहते हैं, जहां पर कोशिकाओं के अंदर ये होता है। कोशिका स्तर पर गैसों का आदान प्रदान इसमें होता है। गला साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर गला साफ करने की प्रक्रिया को खांसी कहते हैं। यह ट्रेकिया में अवरोध हटाने की प्रोसेस होती है। सामान्यतः वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो कितना है? तो निश्चित रूप से 21% होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे प्रतिस्पर्धा करता है? ये भी हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ता है। अब देखिए, एक प्रश्न हमने देखा था जहां पर ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन जो है वो जुड़ करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी जो हीमोग्लोबिन होता है इसके साथ में मिलकर के एक स्थायी यौगिक बना लेती है। वहां पर जो यौगिक था वो अस्थायी था, पर यहाँ पर जो यौगिक बनता है वो एक स्थायी यौगिक होता है, यानी कि जो CO2 है और हीमोग्लोबिन है ये मिलकर एक स्थायी यौगिक बना लेते हैं। इस प्रकार से ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो इससे क्या होगा? जो ऑक्सीजन का परिवहन होगा वो कम हो जाएगा। एलर्जी के कारण सांस लेने में कठिनाई को क्या कहते हैं? तो इसे हम ब्रोंकाइटिस या अस्थमा कहते हैं, जिसमें श्वास नली सक्रिय हो जाती है। ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स का मुख्य अंतर क्या है? ब्रोंक्यूल्स में उपास्थि नहीं होती है, ब्रोंकस छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। श्वसन में भाग लेने वाला मांसपेशी ढांचा क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी मस्कुलेचर कहलाता है और इसमें डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशियां जो होती है वो शामिल होंगी। श्वास की गंध को पहचानने का कार्य कौन करता है? तो घ्राण रिसेप्टर्स जो होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये हमारे नाक में उपस्थित होते हैं और ये श्वास की गंध को पहचानते हैं। श्वास लेने में न्यूनतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे हम माइनिमल वॉल्यूम्स कहते हैं और यह वायु उस स्थिति में फेफड़ों में रहती है जब वे पूरी तरह से खाली हो जाए, मतलब कि कम से कम मात्रा वहां पर फेफड़ों में जो मौजूद रहती है। अस्थमा का कारण क्या होगा? वायु मार्ग में सूजन, श्वास नली जो है संकुचित होना, ये उसका कारण होता है। लंबी अवधि में श्वसन की बीमारी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इसे कहा जाता है, जिसे COPD के नाम से भी कहते हैं। और ये हमारे फेफड़ों की जो कार्य क्षमता होती है उसको धीरे धीरे घटा देती है। आगे देखिए, श्वसन तंत्र किस प्रणाली से संबंधित है? तो शारीरिक प्रणाली से ये संबंधित है, जहां पर गैसों का विनिमय करता है। हृदय और फेफड़ों के बीच में कौन सी रक्तवाहिनी होती है? तो हृदय और फेफड़ों के बीच में रक्तवाहिनी पल्मोनरी आर्टरी और वेन होती है। ये ऑक्सीजन रहित रक्त और युक्त रक्त परिवहन को करती है। श्वसन तंत्र की रक्षा में प्रमुख भूमिका किसकी होगी? तो म्यूकस और सीलिया जो होते हैं, हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस होता है और सीलिया जो बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, इनका काम यहाँ पर
रक्षा का होता है। गले में भोजन अटकते समय अटकने से श्वसन अवरुद्ध होता है, क्योंकि ट्रेकिया अवरुद्ध हो जाती है। यदि गले भोजन अटकने से श्वसन अवरुद्ध हो रहा है तो एपिग्लॉटिस सही समय पर बंद नहीं होता है, उस स्थिति में ट्रेकिया अवरुद्ध हो जाता है। तैरते समय श्वास रोकना कौन सी क्रिया है? स्वैच्छिक क्रिया होगी, स्वैच्छिक श्वसन नियंत्रण होगा, इच्छानुसार यहाँ पर हम रोक सकते हैं। कौन सा जीव त्वचा से श्वसन करते हैं? तो मेंढक यहाँ पर त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। ऊतक स्तर पर ऊर्जा की इकाई क्या कहलाएगी? एटीपी कहलाएगी, और कोशिकाओं में ऊर्जा का भंडारण यहाँ पर एटीपी के रूप में होता है। श्वास लेने में जलन किस गैस से हो सकती है? तो श्वास लेने में जलन सल्फर डाइऑक्साइड से हो सकती है, और ये एक प्रदूषक गैस है जो श्वसन मार्ग को यहाँ पर प्रभावित करती है। आगे बात की जाए गला अवरुद्ध होने की स्थिति को क्या कहेंगे? तो गला अवरुद्ध होने की स्थिति जो हमारी कहलाएगी वो चोकिंग कहलाएगी। इससे व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई यहाँ पर होगी। ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता बढ़ाने के लिए शरीर क्या करता है? तो देखिए, हम ऑक्सीजन का परिवहन हमारे अंदर कब बढ़ा सकते हैं? जब हीमोग्लोबिन का उत्पादन बढ़ेगा। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, परिवहन उतना अच्छा होगा, और यह उच्च ऊंचाई पर यह अनुकूलन होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे जो तंत्र है, जो कि उत्सर्जन तंत्र होगा, और इस उत्सर्जन तंत्र पर यहाँ पर आधारित अब हमारे प्रश्न रहेंगे। तो देखिए, मनुष्य में उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? तो हमारी जो किडनी होती है ये हमारे लिए एक उत्सर्जन तंत्र होता है, जो रक्त से नाइट्रोजन अपशिष्टों को यहाँ पर बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए हमारे उत्सर्जन तंत्र की, तो ये इस प्रकार से हमारा उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो होता है, जिसमें हमारी दोनों साइड जो दोनों किडनियां होती हैं वो इसमें मौजूद होती है। साथ ही साथ यहाँ पर दोनों किडनियों में नेफ्रॉन्स होते हैं, जो यहाँ पर रक्त से मूत्र को छानने का कार्य करते हैं, अवशिष्टों को बाहर निकालते हैं। और यहाँ पर दोनों किडनियों से नीचे की ओर जो नलियां निकल करके आ रही है, यहाँ पर ये यूरेटर कहलाती है नलियां, और ये दोनों नलियां आकर के यहाँ पर एक गुहारूपी जो भाग होता है यहाँ पर, जिसे मूत्राशय कहते हैं, यहाँ पर ये उसको इकट्ठा करती है, और यहाँ से जो है मूत्र मार्ग के माध्यम से ये शरीर से बाहर होती है। तो इस प्रकार से हमारा उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो बनता है। आगे देखिए, मनुष्य में कितनी किडनियां होती हैं? दो होती है, दाएं बाएं तरफ होती है, और इनकी स्थिति अभी हमने देखी। किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहेंगे? नेफ्रॉन्स कहेंगे, जो रक्त को छान करके मूत्र का निर्माण करते हैं। नेफ्रॉन को छानने वाली संरचना का नाम क्या है? तो नेफ्रॉन में जो एक प्यालेनुमा संरचना होती है, नेफ्रॉन के अंदर एक प्यालेनुमा संरचना होती है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाओं का एक जाल बना होता है, उसी को बोमन संपुट जो है वो कहा जाता है। तो बोमन संपुट होता है, इसमें ग्लोमेरुलस होता है जो रक्त से अपशिष्ट को छानता है। मूत्र का निर्माण जो है 3 चरणों में होता है, नाम बताना है। निस्यंद, पुनः अवशोषण और स्त्रवण। यहीं से मूत्र जो है बनकर बाहर निकलता है। मूत्राशय से मूत्र बाहर किस नली से निकलता है? उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं या मूत्र मार्ग कहते हैं। अभी इसके ऊपर हमने बात की थी। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं मूत्र मार्ग वाला, यहाँ पर यही जो होता है यूरेथ्रा कहलाता है। आगे बात की जाए, मूत्र में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट कौन सा होता है? तो यूरिया जो होता है वो यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होता है, और ये चयापचय का सह उत्पाद होता है। किडनी का कौन सा भाग छानने का कार्य करेगा? तो यहाँ किडनी का भाग जो होता है कार्टेक्स होता है, जो छानने का कार्य करेगा। इसमें अधिकांश जो होते हैं वो नेफ्रॉन्स इसमें मौजूद होते हैं। तो अभी जो संरचना हमने देखी थी, ये वाले जो भाग होते हैं ये कार्टेक्स वाला भाग होता है, जहां पर ये नेफ्रॉन्स वगैरह इसमें अंदर होते हैं। आगे प्रश्न आता है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो ये यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम की वजह से। आगे बात की जाए, मूत्राशय में मूत्र संचय की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? तो उसमें 600 से 800 मिलीलीटर, यानी कि लगभग 1 लीटर से थोड़ा 200 ml कम मान लीजिएगा आप, यहाँ पर इतनी इसकी क्षमता होती है। इतना यहाँ पर मूत्र जो है इकट्ठा किया जा सकता है, और ये मूत्र को अस्थायी रूप से संचित करता है। मूत्र बनना किस प्रकार की क्रिया है? यह शारीरिक और रासायनिक दोनों प्रोसेस है, क्योंकि इसमें शारीरिक रूप से छानने का कार्य, पुनः अवशोषण और स्त्रवण आदि प्रक्रियाएं इसमें होती है।
नेफ्रॉन की नलिका को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन की जो नलिकाएं होती है ना, हमें रीनल ट्यूबल्स कहते हैं। ये बोमन कैप्सूल से जुड़ी होती है। आगे बात की जाए, किडनी रक्त को छानकर प्रतिदिन कितना मूत्र बनाती है? तो ये 1 से 1.8 लीटर यानी कि लगभग 2 लीटर के लगभग, यानी कि 180, जबकि 180 लीटर छाना जाता है यहाँ पर। तो 1 से 2 लीटर के लगभग यहाँ पर मूत्र का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पर छानने का कार्य इतना किया जाता है। रक्त को छानने वाली संरचना क्या कहलाएंगी? ग्लोमेरुलस कहलाएंगी, जो उस बोमन संपुट के अंदर होती हैं। ये कोशिकाओं का गुच्छा होता है, उसी को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। मनुष्य में यूरिया कहाँ बनेगा? तो ये बनता है हमारे लीवर के अंदर, यकृत के अंदर बनता है, एमिनो अम्लों के अपघटन से बनता है। पेशाब आने की अनुभूति किसके कारण होती है? तो मूत्राशय की जो मांसपेशियां होती है उनमें जो फैलाव होता है, इससे हमारे मस्तिष्क को संकेत मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, जिससे हम उसका त्याग कर देते हैं। किडनी को कौन से धमनी रक्त पहुंचाती है? तो किडनी को रीनल आर्टरी जो होती है वो यहाँ पर रक्त पहुंचाती है। ये हृदय से शुद्ध रक्त को लाने का कार्य करती है। किडनी से बाहर मूत्र किस नली से जाता है? तो ये यूरेटर से जाता है। और यूरेटर जो होता है, अभी हमने जिस पे बात की थी, किडनी से बाहर, मतलब किडनी से मूत्र इधर नीचे किसके माध्यम से आ रहा है? तो वो इसी यूरेटर के माध्यम से यहाँ पर आ रहा है। आगे देखिए, कौन सा हार्मोन जल पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर एडीएच जो होता है, एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो होता है, ये किडनी में जल अवशोषण को बढ़ाता है एडीएच, और ये पुनः जल अवशोषण को नियंत्रित करता है। यदि किडनी कार्य ना करे तो कौन सी प्रक्रिया की जाएगी? तो यदि हमारी किडनी ठीक से कार्य ना करें तो ये डायलिसिस जो होता है वो किया जाता है, यानी कि कृत्रिम रूप से रक्त की जो होती है सफाई इसमें करवानी पड़ती है। नेफ्रॉन में पुनः अवशोषण मुख्यतः कहाँ पाया जाएगा? तो ये प्रॉक्सिमल नलिका, जिसे पीसीटी कहते हैं, यहाँ जल, ग्लूकोज आदि। किडनी का आकार कैसा होता है? तो ये राजमा के बीज जैसा होता है, सेम के बीज जैसा होता है। तो यहाँ पर 10-12 सेंटीमीटर जो होता है ये लंबा होता है। आगे देखिए, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग का संकेत है? तो ये मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति डायबिटीज की यहाँ पर संकेत को दर्शाता है। रक्त से अपशिष्ट निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो रक्त से अपशिष्टों को निकालने के लिए यहाँ पर प्रोसेस होती है हमारे उत्सर्जन की, जो जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रिया होती है। किडनी में रक्त की सबसे छोटी वाहिनी कौन सी होती है? तो यहाँ पर एफरेंट आर्टियोल जो होती है, ये रक्त की सबसे छोटी वाहिनी होती है, और यह ग्लोमेरुलस से रक्त को बाहर लाती है। पसीना किस अंग के द्वारा उत्पन्न होता है? तो हमारी त्वचा की जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं उनके माध्यम से यहाँ पर पसीना उत्सर्जित किया जाता है, और ये भी एक प्रकार का यहाँ पर उत्सर्जन होता है। देखिए, उत्सर्जन का मतलब हर वो चीज है जो हमारे शरीर में वेस्ट के रूप में, एक अवशिष्ट के रूप में, कचरे के रूप में, एक ऐसे उत्पाद के रूप में जिसको विषैला हो सकता है, जिसको शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। तो यहाँ पर पसीना भी वही होगा। त्वचा किस प्रकार का अपशिष्ट निकालती है? जल, लवण, यूरिया आदि के माध्यम से। पसीने के माध्यम से भी यहाँ पर कुछ चीजें निकालती है। और यूरिया किस प्रकार की प्रक्रिया से बनता है? तो यूरिया चक्र यह यकृत में होता है, उसके माध्यम से बनता है। किडनी में रक्त छानने की दर को क्या कहते हैं? इसे हम GFR कहते हैं, और ये जो होता है 125 ml प्रति मिनट होता है। जो ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो है ये। तो 125 ml प्रति मिनट के रूप से होता है GFR का मान, यानी कि किडनी में रक्त छानने की दर, जिसे हम GFR कहेंगे। रक्त में यूरिया की अधिकता को क्या कहते हैं? इसे हम यूरीमिया कहते हैं। जब रक्त में यूरिया की अधिकता बढ़ जाती है उस स्थिति को यूरीमिया कहते हैं, और ये काफी विषाक्त अवस्था होती है। किडनी की कार्यशीलता जांचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसे हम KFT कहते हैं। इसमें यूरिया, क्रिएटिनिन आदि देखे जाते हैं। इसी के साथ में आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर रीनल पिरामिड कहाँ पाया जाता है? तो ये मेडुला भाग में पाए जाते हैं, और ये मूत्र बनाने वाली जो संरचनाएं होती हैं वो होती है। चलिए आगे देखते हैं, किडनी का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाएगा? तो इसे हम फाइबर्स कैप्सूल कहते हैं। ये सुरक्षात्मक परत होती है। मूत्र नलिका की दीवार किस प्रकार की होती है? तो मूत्र नलिका की दीवार जो होती है वो पेशी होती है, जिससे मूत्र नीचे मूत्राशय में जाता है।
डायलिसिस में किस प्रकार की झिल्ली का प्रयोग होता है? तो इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग किया जाता है जो अपशिष्टों को छानती है लेकिन प्रोटीन को नहीं छानती है। यूरिक एसिड किसका अपशिष्ट उत्पाद है? तो न्यूक्लिक अम्लों का यहाँ पर होता है जिसमें प्यूरिन और पेरिविडिन के अपघटन के माध्यम से ये बनता है यूरिक एसिड। लूफ ऑफ हैनले किसका भाग है? तो यही नेफ्रॉन का ही भाग है। नेफ्रॉन के कुछ भाग होते हैं जिसमें हैनले, लूप, बोमन कैप्सूल आदि आते हैं। उत्सर्जन और उच्च शोषण में क्या अंतर है? उत्सर्जन में तरल अपशिष्ट होते हैं, उच्च शोषण में गैसों का यहाँ पर जो होता है वो किया जाता है। और एक ठोस तरल पदार्थ निकालता है, दूसरा गैस वाला निकालता है। मनुष्य में शोषण के दौरान निकला उत्सर्जन क्या है? CO2 और जल, यानी कि CO2 गैस के रूप में, CO2 और जल होता है। यह भी चयापचयी अपशिष्ट होता है। मूत्र का पीएच कितना होता है? तो लगभग 6 होता है, यह थोड़ा अम्लीय होता है। और इसी के साथ में मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति किस रोग की ओर संकेत करती है? तो ये नेफ्राइटिस वाले रोग की ओर होती है। यहाँ पर प्रोटीन जो है छन करके बाहर नहीं जाता, मतलब छन नहीं पाता है। मूत्र में प्रोटीन जो है वो उपस्थिति उसकी शो हो रही है, तो मतलब वो ठीक से छन नहीं रहा। अधिक जल ग्रहण करने से मूत्र उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अधिक जल ग्रहण करने से मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, किडनी अधिक पानी निकालती है। मनुष्य में सबसे लंबा नेफ्रॉन किसका होता है? तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। ये जल संतुलन में सहायक होता है। किस अंग में मूत्र अस्थायी रूप से संचित होता है? तो मूत्राशय के अंदर यह संचित होता है, पेशाब के समय संकुचित होता है। मूत्रमार्ग की लंबाई पुरुषों और स्त्रियों में समान होती है क्या? नहीं, पुरुषों में मूत्रमार्ग की लंबाई अधिक होती है, लंबी होती है, स्त्रियों में मूत्रमार्ग छोटा होता है। शरीर के द्रव संतुलन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा होगा? तो किडनी ही होगी, जो जल और लवण संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। किडनी से मूत्र किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर जाता है? तो यहाँ पर पेरिस्टोलिसिस के माध्यम से होता है, जो कि एक पेशीय संकुचन की लहर होती है, इसके माध्यम से। कौन सा हार्मोन यहाँ पर नमक और जल पुनः अवशोषण को बढ़ाएगा? तो एल्डोस्टेरोन जो होगा वो यहाँ पर बढ़ाएगा। नेफ्रॉन पर यह कार्य करता है। किडनी का कौन सा भाग यहाँ पर मूत्र को एकत्रित करता है? तो रीनल पेल्विस जो है ये यहाँ पर मूत्र को एकत्रित करता है और यहीं से मूत्र यूरेटर में पहुंचता है। रक्तचाप कम होने पर कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो रेनिन होता है। यहाँ पर रक्तचाप कम होने पर कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो जो किडनी है यह रेनिन नामक एंजाइम स्रावित करती है, जो बीपी को नियंत्रित करने का कार्य करती है। रीनल कॉलम कहाँ स्थित होता है? तो यह हमारे किडनी के कॉर्टेक्स और पिरामिड्स के बीच में होता है और यह टिश्यू होता है जो पिरामिड्स को अलग अलग करता है। रीनल पेल्विस का कार्य क्या है? तो मूत्र को संग्रहित करके यूरेटर में भेजना इसका कार्य होगा। मस्तिष्क में एडीएच कहां पर स्रावित होता है? तो एडीएच हार्मोन्स कहां से स्रावित होता है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसके द्वारा एडीएच हार्मोन्स जो है वो स्रावित किया जाता है। और ये हार्मोन्स जो मूत्र को छनने की प्रक्रिया होती है उसमें जल के संतुलन को कंट्रोल करने का कार्य ये करता है, उसको बनाए रखने का कार्य करता है। किडनी का कौन सा भाग पुनः अवशोषण में सबसे सक्रिय होता है? तो पीसीटी यहाँ पर जो होता है ये सबसे ज्यादा यहाँ पर सक्रिय होता है किडनी को पुनः अवशोषण में। यूरिया का निर्माण किस चक्र में होगा? तो यूरिया का निर्माण होता है आर्निथिन चक्र में, जो कि यकृत में होता है। यूरिया किस प्रकार के अपशिष्टों में आता है? तो ये एक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होता है, यह प्रोटीन के चयापचय का अपशिष्ट है। ग्रीन लीवर किसे कहा जाता है और क्यों? किडनी को, क्योंकि यह रक्त को साफ करता है, अपशिष्टों को बाहर निकालता है, इसलिए इसे ग्रीन लीवर कहा जाता है। मूत्र में अधिक यूरिक एसिड होने पर कौन सी बीमारी होगी? तो उस स्थिति में गाउट्स होगा, जिसमें जोड़ों में दर्द और सूजन आदि होती है। रक्त में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ना किसका संकेत है? रक्त में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ना ये किडनी की खराबी का संकेत है। और क्रिएटिनिन मांसपेशियों से आता है और किडनी से बाहर निकलता है। रीनल आर्टरी में कौन सा रक्त आता है? तो यहाँ पर रीनल आर्टरी जो होती है इसमें अशुद्ध रक्त आता है, इसमें अपशिष्ट होते हैं, जिससे किडनी यहाँ पर छानने का कार्य करती है। आगे देखिए सबसे छोटा उत्सर्ज्य अंग कौन सा है? तो श्वेत ग्रंथियां सबसे छोटा उत्सर्ज्य अंग है, जहां पर
पसीने के माध्यम से अपशिष्ट जो है वो बाहर होते हैं। डायलिसिस रक्त किस दिशा में बहा जाता है? विपरीत दिशा में, जिसमें अपशिष्ट अधिक प्रभावी रूप से निकल जाए। किडनी में कौन सा हार्मोन्स बनता है? तो यहाँ पर एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स जो है वो बनता है। इसी के साथ में किडनी प्रत्यारोपण के लिए सबसे आवश्यक परीक्षण कौन सा होता है? तो HLA टेस्ट जो होता है, ये किडनी प्रत्यारोपण यानी कि किडनी का जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस स्थिति में ये टेस्ट जो होता है ये करना जरूरी होता है। इससे ये अनुकूलता जो होती है वो जांची जाती है कि किडनी को ट्रांसप्लांट करना अनुकूलित होगा या नहीं। रक्त में जल की अधिकता को क्या कहेंगे? तो इस स्थिति में हम इसे हाइपोनेट्रेमिया कहेंगे। इसमें सोडियम का जो स्तर होता है वो घट जाता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने की क्रिया कहाँ होती है? यकृत में होती है, जिसे हम आर्निथिन चक्र कहते हैं। क्या किडनी हार्मोन्स नियंत्रित अंग है? जी हाँ, एडीएच और एल्डोस्टेरोन जो होते हैं वो इसके कार्य को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो इसलिए किडनी भी जो है हार्मोन से नियंत्रित होने वाला अंग होगा। अधिक पसीना आने पर मूत्र की मात्रा पर क्या असर पड़ता है? तो ये कम हो जाती है। मूत्र की मात्रा कम होगी जब हमें पसीना अधिक आएगा। मूत्र में प्रोटीन क्यों नहीं पाया जाता? यह बड़ी संरचना है जो छन्नी से नहीं गुजरती और ग्लोमेरुलस प्रोटीन को नहीं निकालता है। यूरिन की गंध किससे आती है? यूरिया के अपघटन से बनी अमोनिया से। बैक्टीरिया यूरिया को अमोनिया में बदल देता है। मूत्र का रंग गहरा पीला कब होता है? जल की कमी पर मूत्र अधिक जो है सघन हो जाता है, उस स्थिति के कारण मूत्र का रंग जो है पीला हो जाता है। किडनी किस प्रणाली का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का है। यह अपशिष्टों को छानकर बाहर निकालती है। मूत्र बनाने की गति सबसे अधिक कब होती है? अधिक जल सेवन करने पर सबसे ज्यादा यहाँ पर रहेगी। पसीने में कौन कौन से तत्व होते हैं? जल, लवण, यूरिया। यह त्वचा से निकाले जाते हैं। रक्त में यूरिया और क्रिएटिनिन का स्तर अधिक हो तो क्या होगा? तो उस स्थिति में जब क्रिएटिनिन का स्तर अधिक होता है तो किडनी फेल्योर होने की संभावना होती है। इसका मतलब होता है कि किडनी जो है अपशिष्टों को बाहर नहीं निकाल पा रही है। रक्त में जल और लवण संतुलन कौन बनाए रखता है? तो किडनी ही रखेगी। किडनी का कौन सा हिस्सा पिरामिड्स के रूप में होता है? मेड्यूला, और इसमें मूत्र नलिकाएं संग्रहित होती है। एडीएच की कमी से कौन सा रोग होगा? तो यहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडिस जो होता है, इसमें मूत्र अधिक मात्रा में निकलता है। यूरेटर और मूत्र मार्ग में क्या अंतर है? यूरेटर किडनी से मूत्राशय तक वाली नलियां हैं और मूत्र मार्ग बाहर तक का रास्ता है, और दोनों की दिशा और कार्य जो है अलग अलग होते हैं। मूत्र के घटक क्या हैं? जल, यूरिया, लवण, और यह शरीर से बाहर निकलते हैं। किसके माध्यम से मूत्र को बाहर निकलने की अनुमति मिलती है? मूत्र द्वार के। यह पेशाब को नियंत्रित करता है। मूत्र निर्माण का अंतिम चरण क्या है? तो यहाँ पर स्त्रवण जो होगा, इसमें आयन व अपशिष्ट नलिका में डाले जाते हैं, ये यहाँ पर अंतिम चरण होगा। शरीर का आंतरिक पर्यावरण कौन बनाए रखेगा? तो किडनी ही रखेगी, जहाँ पर पीएच, जल, लवण, अपशिष्टों का संतुलन बनाए रखने का काम करती है। किडनी में रक्तचाप को महसूस करने वाला भाग कौन सा है? तो किडनी में रक्तचाप को महसूस करने वाला भाग जक्स्टा ग्लोमेरुलस उपकरण होगा, और जो कि रेनिन के द्वारा स्त्रावित होता है। यूरिया सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा? मूत्र में, जो कि नाइट्रोजन अपशिष्ट का मुख्य रूप है। स्वेद ग्रंथि किस प्रकार की उत्सर्जी ग्रंथि है? एप्रोक्राइन और एंडोक्राइन एक्राइन के रूप में यह दोनों त्वचा पर स्थित होती हैं। स्वेद ग्रंथि मतलब कि हमारी जो पसीने वाली ग्रंथि है, जिसे हम एपोक्राइन और एक्राइन कहते हैं। शरीर में जल की अधिकता कौन नियंत्रित करेगा? तो एडीएच जो होगा ये यहाँ पर नियंत्रित करेगा। किडनी में रक्तचाप बढ़ने पर क्या होगा? निस्यंदन बढ़ता है, जिससे कि मूत्र की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। किडनी किस प्रकार का अंग है? जोड़ीदार यानी कि पैड ऑर्गन्स है, जिसमें दो किडनियां होती हैं दाएं बाएं रूप में। पेशाब रुकने की स्थिति को क्या कहेंगे? इसे हम मूत्र अवरोध कहेंगे। तो यह तंत्रिका या मूत्र मार्ग अवरोध के कारण हो सकता है। किडनी की संरचना में किस प्रकार की नलिकाएं होती हैं? तो ये वक्रित नलिकाएं होती हैं जो छानने, अवशोषण और स्त्रावण में सहायक होती है। किडनी में कौन सा पीएच बनाए रखा जाता है? तो लगभग 7.4 का यह रक्त का सामान्य पीएच होता है। रक्त में अमोनिया की अधिकता से क्या असर होगा? तो यहाँ पर मस्तिष्क विकार होंगे। अमोनिया तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। क्या त्वचा उत्सर्जन अंग है? जी हाँ, बिल्कुल उत्सर्जन अंग है। यह पसीने के माध्यम से अपशिष्टों को बाहर निकालता है।
कौन सा अंग जल संतुलन के अलावा पीएच संतुलन भी करता है? तो किडनी ही हमारा वो अंग होगा और ये हाइड्रोजन आयनों का स्त्रवण करती है। मूत्र में खून की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे हेमेच्यूरिया कहा जाता है, जो संक्रमण या चोट के संकेत हो सकते हैं। पेशाब का रंग पूरी तरह से पारदर्शी होना का कारण क्या हो सकता है? तो अधिक जल सेवन जो होगा ये होगा पेशाब का रंग पूरी तरह पारदर्शी होने का कारण, जिसमें मूत्र अधिक पतला हो जाता है। नेफ्रॉन की कुल संख्या किडनी में कितनी होती है? तो एक किडनी में नेफ्रॉन्स की संख्या होती है 10 लाख और दोनों मिलाकर के 20 लाख हो जाती है। कौन से जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं? तो कुछ जलचर होते हैं, मछलियां आदि, ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं क्योंकि इनके पास जल की कोई कमी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अगले हमारे परिसंचरण तंत्र पर, और अब हमारे प्रश्न जो रहने वाले हैं वो परिसंचरण तंत्र पर रहेंगे। देखिए, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो यहाँ पर 4 कक्ष हुआ करते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है। हृदय किस प्रकार का अंग है? तो ये पेशीय यानी कि मस्कुलर अंग होगा, हृदय पेशियों का बना होता है। रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, जिसमें धमनी, शिराएं, केशिकाएं आदि होती हैं, जो कि हमारे रक्त के संचलन के लिए जिम्मेदार होती है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? जिसे महाधमनी एओर्टा कहते हैं, और ये बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर में भेजती है। देखिए, धमनी है ना, और धमनी जो है यहां पर एओर्टा के रूप में होगी, महाधमनी होगी। तो ये ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर में भेजने का कार्य करती है। रक्त का थक्का किस तत्व के कारण से बनता है? तो ये प्लेटलेट्स के कारण होता है। चोट पर लगने से रक्त का थक्का बनता है। हीमोग्लोबिन मुख्यतः किस कोशिका में पाया जाएगा? तो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, जो कि आरबीसीएस का परिवहन करती है। हृदय का संकुचन किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो हृदय का संकुचन यानी कि सिकुड़ना फैलना, तो सिकुड़ने को हम सिस्टोल भी कहते हैं, और ये रक्त को बाहर पंप करने का काम करता है। हृदय की विश्राम अवस्था को क्या कहते हैं? इसे हम डायस्टोल कहते हैं। इसमें हृदय में रक्त जो होता है वो रक्त से भरता है। मानव शरीर का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? 120 से 80 mmHg होता है, और यह सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दाब को दर्शाता है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? प्लाज्मा होता है। ये 55% रक्त का तरल भाग जो है बनाता है। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। ये थोड़ा सा क्षारीय होता है। शुद्ध रक्त शरीर में कौन भेजता है? तो बायां निलय जो होता है ये शुद्ध रक्त शरीर में भेजता है। सिरा में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो हृदय की ओर होता है। सिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त को वापस लाती है। ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में कौन ले जाता है? तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, यह एकमात्र आर्टरी है जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कौन लाता है? तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाती है। यह शुद्ध रक्त हृदय में लाती है। देखिए, वेन यानी सराय है और धमनी है, तो इसमें एक एक धमनी जो है अपवाद जैसा कार्य करती है। जैसे यहाँ पर वेन है, पल्मोनरी वेन, और ये शुद्ध रक्त को हृदय में लाएगी। हृदय में अवस्थित वाल्व का क्या कार्य होता है? तो ये रक्त को एक दिशा में ही बहने देते हैं, यानी कि जो वाल्व होते हैं हृदय के अंदर, उनसे रक्त एक ही दिशा में आगे बढ़ सकता है, वापस रिवर्स नहीं जा सकता है। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कौन सा होगा? तो ऐसे नोड होगा, जिसे प्राकृतिक पेसमेकर यहाँ पर कहेंगे। हृदय को रक्त को कौन सी धमनियां पहुंचाती है? कोरोनरी आर्टरी। यह हृदय को पोषण देने वाली रक्त वाहिनियां होती है। आरबीसीएस का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसके बाद यह प्लीहा में नष्ट हो जाती है। किस अंग को आरबीसीएस का कब्रिस्तान कहते हैं? तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहते हैं, जहां पर पुराने आरबीसीएस जो होते हैं वो टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं किस कार्य में लगी होती है? तो श्वेत रक्त कोशिका, जिन्हें हम डब्ल्यूबीसीएस कहते हैं, ये रोग प्रतिरोधकता में लगी होती है। बैक्टीरिया वायरस से हमारी सुरक्षा प्रदान करती है। कौन से रक्त कोशिका सबसे बड़ी होती है? तो डब्ल्यूबीसीएस होती है। इनका आकार जो होता है वो सबसे बड़ा होता है।
प्लाज्मा में सबसे अधिक कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये जल संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। किस प्रकार के रक्त वाहिनी सबसे पतली होती है? तो केशिकाएं जो होती है ये सबसे पतली होती है। यहाँ पर गैस और पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो 8 से 10 दिनों का होता है। ये अस्थि मज्जा में बनते हैं। हृदय की धड़कन की दर किससे मापी जाती है? पल्स रेट से मापी जाती है। और जहां पर हृदय सामान्यतः 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। कौन सा अंग रक्त का निर्माण करता है? अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं। जहां पर आरबीसीएस और डब्ल्यूबीसी जो होते हैं और प्लेटलेट्स आदि ये बनाने का कार्य करती है। तो ये रक्त का निर्माण करने वाली अस्थि मज्जा होती है। रक्त का गाढ़ापन जो होता है ये किससे आता है? तो आरबीसीएस की मात्रा से आता है। आरबीसीएस अधिक होने पर रक्त जो होता है वो गाढ़ा होता है। हृदय की दीवार को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं और ये पेशी स्तर का बना होता है। दिल की धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग लाया जा सकता है? तो इसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं और ये सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ध्वनि को जो है सुनाई जाती है इसमें। शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिनी कौन सी है? तो केशिका जो है ये केवल एक कोशिका मोटी दीवार के रूप में होती है। तो ये सबसे पतली रक्त वाहिनी होती है। ए बी रक्त समूह में कौन सा एंटीजन होते हैं? तो इसमें ए और बी दोनों होते हैं और ये सार्वभौमिक ग्राही होते हैं रक्त समूह ए बी वाले। ओ रक्त समूह में कौन सा एंटीजन नहीं होते हैं? तो ना इसमें ए होता है ना ही इसमें बी होता है। ये सार्वभौमिक दाता होता है यहाँ पर ओ रक्त समूह। रक्त परीक्षण में ESR किसे दर्शाएगा? तो सूजन संक्रमण को दर्शाता है। यह रक्त में आरबीसीएस के बैठने की गति है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन से कोशिकाएं होती हैं? आरबीसीएस, और इनकी संख्या होती है 5 मिलियन प्रति mm। हीमोफीलिया किससे जुड़ा रोग है? तो रक्त का थक्का नहीं बनना, इसी को हीमोफीलिया कहते हैं और ये एक प्रकार का जेनेटिक्स रोग होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इसे हम फिल्ट्रेशन या निस्यंद कहते हैं, जो कि किडनी में होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ये तरल संयोजी ऊतक होता है। जी हाँ, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, शरीर के अंगों को कनेक्ट करता है। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? पोषक गैसों और हार्मोन्स का परिवहन करना, यही इसका मुख्य कार्य होता है। हृदय में रक्त प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ये एक ही दिशा में होता है, यानी कि वाल्व के कारण रक्त पीछे नहीं जा सकता है। रक्त किस अंग से ऑक्सीजन ग्रहण करता है? फेफड़े से, और यहाँ ऑक्सीजन अंदर और CO2 बाहर की जाती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? हृदय से फेफड़ों तक और वापस, ये श्वसन से संबंधित है। शरीर का सबसे छोटा रक्त संचार चक्र कौन सा है? तो फेफड़ा परिसंचरण जो है ये केवल हृदय और फेफड़े के बीच में ही होता है और ये सबसे छोटा रक्त संचार चक्र है। हृदय की मांसपेशियों को कौन पोषण देगा? तो यहाँ पर कोरोनरी धमनी जो होती है, ये धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है? कोरोनरी आर्टरी का अवरोध होता है, जिससे हृदय को रक्त नहीं मिल पाता है। शिशुओं में धड़कन की दर क्या होती है? तो इनमें 100 से 120 प्रति मिनट इनकी धड़कन जो होती है और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी जो धड़कन की दर है वो घटती जाती है। रक्त समूह की खोज किसने की? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने रक्त समूह की खोज की। यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध रक्त के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसे मिक्सिंग कहेंगे। यह केवल अपूर्ण हृदय में होता है, जैसे उभयचर। मानव का हृदय का प्रकार क्या है? तो पूर्णतः विभाजित है, जिसमें 4 कक्ष हैं। शुद्ध अशुद्ध रक्त अलग अलग फिल्टर होते हैं, पंप होते हैं। मानव का हृदय का औसतन भार कितना होता है? तो पुरुषों में लगभग 300 ग्राम, महिलाओं में 250 ग्राम का यह होता है और ये पेशी अंग है। कार्य की दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय होता है। सबसे छोटी रक्त वाहिनी की बात की जाए, केशिका, जो यहाँ पर गैसों आदान प्रदान में सहायक होती है। मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? तो सबसे पहले वो बाएं आलिंद में पहुंचता है और फेफड़ों से शुद्ध रक्त यहीं पर आता है। रक्त में लवण संतुलन कौन बनाए रखेगा? तो प्लाज्मा जो होता है वो यहाँ पर लवण संतुलन बनाए रखता है। इसमें घुले हुए इलेक्ट्रोलाइट्स लवण संतुलन में मदद यहाँ पर करते हैं।
आरबीसीएस आरबीसी जो होता है इसमें केंद्रक की अनुपस्थिति का लाभ क्या है? अधिक ऑक्सीजन ले जाना, ये यहाँ पर जिससे अधिक हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें समाहित हो पाता है। सामान्य मनुष्य में हृदय प्रतिदिन लगभग कितनी बार धड़कता है? तो लगभग यहाँ पर 1 लाख बार ये धड़कता है। औसतन 72 बार प्रति मिनट दर से यह धड़कता है। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा प्रोटीन आवश्यक होगा? फाइब्रिनोजेन यहाँ पर आवश्यक होगा। यह घुलनशील अवस्था में रहता है और चोट पर फाइब्रिन बनता है। रक्त के कौन से घटक सबसे बड़ी रोग प्रतिरोधक भूमिका निभाते हैं? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, जो जीवाणु से हमारी रक्षा करती हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा हृदय स्वतः संकुचन होता है? इसमें आत्म प्रेरित संकुचन कहा जाता है। यहाँ पर ऐसे नोड के द्वारा ये प्रोसेस जो होती है ये चलती है। हृदय की मांसपेशियां कौन सी होती है? तो यहाँ पर कार्डियक मसल्स जो होती हैं ये हृदय की मांसपेशियां होती है, जो विशेष प्रकार की अनैच्छिक पेशियां होती है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है, विभिन्न भागों को जोड़ेगा और पोषण पहुंचाता है। रक्त का रंग नीला कब होता है? कभी नहीं, यह भ्रम है। ऑक्सीजन रहित रक्त गहरा लाल होता है। मानव में कुल रक्त की मात्रा शरीर के भार के कितने प्रतिशत होती है? लगभग 7-8%। और जिस प्रकार से 70 किलो व्यक्ति में मानव में लगभग 5-6 लीटर रक्त होता है। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया क्लॉटिंग कहलाती है। प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजेन जो तंतु होते हैं उनके सहयोग से क्लॉटिंग यानी कि थक्का बनता है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कोशिका होती है? तो आरबीसीएस होती है और ये हमारे ऑक्सीजन का वहन करती है। मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर ऐसे नोड कहलाएगा। हृदय की गति यहीं से आरंभ होती है। हीमोग्लोबिन किस तत्व से मिलकर बना होता है? लौह तत्व से, और यह ऑक्सीजन से बंधन बनाता है। कौन से रक्त वाहिनी वाल्व युक्त होती है? सिराएं जो होती है वो वाल्व युक्त होती हैं। ये रक्त को हृदय की ओर लाती है और वापसी को रोकने का कार्य करती हैं सिराएं। तो सिराओं में वाल्व यहाँ पर पाए जाते हैं। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन होगा? ए, उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होती है। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाएगा? तो ओ यहाँ पर होगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता। रक्त संचरण में हृदय की कौन सी धमनी प्रमुख भूमिका निभाती है? महाधमनी जो है ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को भेजती है। रक्त में वसा का परिवहन कौन करेगा? लिपोप्रोटीन, जिसमें एचडीएल और एलडीएल इसके उदाहरण होती हैं। ये हमारे ब्लड में वसा का परिवहन जो है करता है लिपोप्रोटीन। किस धमनियों में ऑक्सीजन रहित रक्त होता है? तो पल्मोनरी जो धमनी होती है इसमें ऑक्सीजन रहित यानी कि अशुद्ध रक्त जो होता है वो रक्त फेफड़ों में ये लेके जाने का कार्य करती है, पल्मोनरी आर्टरीज। हृदय को पोषण देने वाले रक्त वाहिनी कौन सी? कोरोनरी आर्टरीज, ये हृदय को ही रक्त देती है। आरबीसीएस कहाँ नष्ट होती है? प्लीहा और यकृत में, जिसमें इसे आरबीसीएस का कब्रिस्तान भी सेम कहते हैं। किस प्रकार की कोशिका एंटीबॉडी बनाती हैं? तो लिम्फोसाइट जो बी सेल्स होती हैं ये प्रतिरोधक क्षमता में भी मदद करती है। और प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीले रंग का, जिसमें घुले हुए प्रोटीन लवण इसको रंग देते हैं। हृदय किस संरचना से घिरा होता है? तो झिल्ली जो होती है हृदय के चारों ओर, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, ये उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। रक्त में ऑक्सीजन का वहन अधिकतम वहन कौन करेगा? हीमोग्लोबिन, जो प्रत्येक आरबीसीएस में मौजूद होता है। दिल की धड़कन को ईसीजी में क्या दर्शाता है? विद्युत आवेग। ईसीजी होती है हृदय की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करने का कार्य यहाँ पर करता है। शरीर के किस भाग में रक्त का प्रवाह सबसे धीमा होता है? केशिकाओं में, और ताकि गैसों और पोषक तत्वों के बीच का आदान प्रदान हो सके। रुधिर का पीएच स्थिर रहता है। बफर तंत्र के कारण यह अम्लीय और क्षारीय प्रभाव को संतुलित करता है। किस अंग से शुरू होकर परिसंचरण तंत्र समाप्त होता है? तो हृदय से शुरू होता है और यह रक्त को पंप करता है, पुनः प्राप्त करता है। कौन सी नसें शुद्ध रक्त को ले जाती हैं? पल्मोनरी वेन जो होती है वो शुद्ध रक्त को ले जाती है। किस प्रक्रिया में डब्ल्यूबीसीएस सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं? फैगोसाइटोसिस। यह एक विशेष प्रकार की निगलने की क्रिया होती है जिसमें डब्ल्यूबीसीएस जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। रक्त का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है और यहाँ सभी लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है।
शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिल जाने से क्या समस्या होती है? शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिल जाने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, जिससे सभी अंगों का कार्य प्रभावित होगा। क्या आरबीसीएस स्वयं ऑक्सीजन का उपयोग करता है? नहीं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है आरबीसीएस में। क्या रक्त के सभी घटक नाड़ी से बाहर आ सकते हैं? नहीं, केवल प्लाज्मा और छोटे कण जो है ये बाहर आ सकते हैं। कोई केशिकाएं की परत जो होती है छन्नी की तरह कार्य करती है, जिसमें प्लाज्मा और छोटे अणु ही आर पार जा सकते हैं। हृदय की गति को कौन नियंत्रित करेगा? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है ये करता है, और ये एक अनैच्छिक प्रक्रिया होती है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो यहां पर होगा कैल्शियम। ये क्लॉटिंग फैक्टर को सक्रिय करता है। सबसे अधिक रक्त कहां होता है? तो सिराओं में होता है। यह अधिक रक्त का संग्रह करती है। किस रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा? आरबीसीएस में, और यह ऑक्सीजन के वहन के लिए जिम्मेदार होगी। आरबीसीएस का निर्माण किस हार्मोन्स के द्वारा बढ़ता है? तो इरिथ्रोपोइटिन के कारण जो है आरबीसीएस का निर्माण बढ़ता है, और ये किडनी के द्वारा स्रावित किया जाता है। रक्त की तरल अवस्था को क्या कहते हैं? इसे प्लाज्मा कहते हैं, जो कि बिना कोशिकाओं के होता है। हृदय का कौन सा हिस्सा फेफड़ों से रक्त प्राप्त करता है? बायां आलिंद जो होता है, और यह शुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की जगह क्या है? केशिकाएं। यहीं पर सभी प्रकार की गैसों का परिवहन होता है। रक्त किस माध्यम से पोषक तत्वों को पहुंचाता है? प्लाज्मा में, क्योंकि यह घुलनशील अवस्था में पोषक पदार्थों को ले जाता है। दिल का आकार किसके समान होता है? एक बंद मुट्ठी के समान होता है, और औसतन इतना ही आकार जो होता है इसका होता है। ईसीजी की पूर्ण रूप क्या है? तो ईसीजी का फुल फॉर्म जो होता है इसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, और ये हमारे हृदय की विद्युत गतिविधियों को दर्शाता है। अब यहाँ पर आगे हमारे जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं प्रजनन तंत्र से, और प्रजनन तंत्र के जो प्रश्न है, नर प्रजनन तंत्र की जनन कोशिका क्या कहलाती है? इसे हम स्पर्म कहते हैं। और मादा प्रजनन तंत्र की जनन कोशिका इसे हम अंडाणु ओवम कहते हैं, या चल और सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ये वृषण के अंदर होते हैं, सेमनीफेरस नलिकाओं में बनते हैं। अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होगा? डिंब ग्रंथि यानी कि ओवरीज में होते हैं, और ये मादा जनन अंगों के एक जोड़े के रूप में होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रोसेस को हम निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। निषेचित अंडाणु को हम क्या कहते हैं? जब निषेचन हो जाता है इस प्रकार से जो अंडाणु बनता है उसे हम जाइगोट कहते हैं, और ये एक कोशिकीय होता है और भ्रूण का आरंभिक रूप होता है। मानव गर्भधारण की सामान्य अवधि 9 माह होती है, लगभग 280 दिन होती है। यहाँ पर शुक्राणु का जीवन अवधि महिला जनन मार्ग में कितनी होती है? लगभग 2 से 3 दिन होती है, और अंडाणु जो होता है वो 24 घंटे जीवित रहता है। पुरुष प्रजनन हार्मोन्स कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। मादा में मासिक चक्र धर्म की अवधि कितनी होती है? 28 दिन होती है, और डिम्बोस उत्सर्जन और हार्मोन संतुलन पर यह आधारित होता है। मासिक धर्म किस हार्मोन्स की कमी के कारण शुरू होता है? प्रोजेस्टेरोन के कारण। इसका स्तर गिरने पर एंडोमेट्रियम झड़ जाता है। प्लेसेंटा क्या है? मां और भ्रूण के बीच पोषण का माध्यम है प्लेसेंटा, यानी कि एक नाल होती है। मादा जनन तंत्र में अंडाणु किस मार्ग से गुजरता है? तो अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब से ये गुजरता है, और यहीं पर निषेचन भी होता है। शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। भ्रूण में लिंग का निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है? तो पुरुष का शुक्राणु करता है, और यह एक्स या वाई क्रोमोसोम लेकर के आता है। निषेचन के बाद भ्रूण कहाँ स्थापित होता है? तो यह गर्भाशय में स्थापित होता है, और यहाँ एंडोमेट्रियम में प्रत्यारोपित किया जाता है। शुक्राणु की गति का नियंत्रण किस भाग से होता है? तो उसकी पूंछ से होता है। फुर्ती से तैरने में इसको सहायक हेल्प करती है शुक्राणु की पूंछ। अंडोत्सर्जन किस दिन होता है? तो मासिक चक्र में लगभग 14वें दिन होता है, और निषेचन के लिए समय उपयुक्त होता है। मादा जनन हार्मोन्स कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं ये
मासिक चक्र और गर्भावस्था को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स होते हैं। गर्भवती महिला में किस हार्मोन्स का स्तर जो है बढ़ जाता है, तो यहाँ पर है तो HCG हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है और यही गर्भावस्था का परीक्षण आधार होता है। डिंब उत्सर्जन के बाद अंडाणु किस संरचना को द्वारा पकड़ा जाता है, तो ये पकड़ा जाता है फेम्ब्रिया के द्वारा और यह अंडवाहिनी की नलिका के सिरे पर होती है जो अंडाणु को पकड़ने का काम करती है। अगला प्रश्न आता है, पुरुष में शुक्राणु किस संरचना के माध्यम से बाहर आते हैं, तो यहां पर ये बाहर आते हैं मूत्र मार्ग के माध्यम से। यह वीर्य को भी बाहर निकालने का मार्ग होता है, तो यहां पर यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग हमारा उत्तर होगा। पुरुष जनन तंत्र की सहायक ग्रंथि कौन सी है, प्रोटेस्ट ग्रंथि। यह वीर्य में द्रव मिलाकर उसे सक्रिय बनाती है। वीर्य किसका मिश्रण होता है, शुक्राणु प्लस ग्रंथियों के स्त्राव का, और यह शुक्राणु को पोषण और गति प्रदान करने का कार्य करता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। स्त्रियों में मासिक धर्म बंद होने को क्या कहेंगे, तो इसे हम रजनोवृत्ति कहेंगे, जो 45 से 55 वर्ष की उम्र के बीच में होता है। भ्रूण विकास की सबसे शुरुआती अवस्था को क्या कहते हैं, इसे मोरुला कहते हैं। यह कोशिका विभाजन के बाद उत्पन्न ठोस गोला होता है। भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक झिल्ली कौन सी होती है, इसे हम एमियन कहते हैं और ये भ्रूण को झटकों से बचाने का कार्य करती है, एमनियन। कौन सा हार्मोन से गर्भाशय की दीवार को मोटा करता है, तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये प्रत्यारोपण को संभव बनाता है और गर्भाशय की दीवारों को मोटा करता है। गर्भावस्था में दूध उत्पादन की तैयारी किस हार्मोन के माध्यम से होती है, ये प्रोलैक्टिन के माध्यम से होती है, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। भ्रूण को पोषण किस संरचना से मिलता है, प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। प्लेसेंटा क्या होती है, गर्भनाल होती है, जो मां और बच्चे के बीच की एक प्रकार की झिल्ली होती है। अंडोत्सर्जन के बाद अंडाणु कितने समय तक निश्चित रह सकते हैं, लगभग 24 घंटे तक, यही इनकी समय सीमा होती है। शुक्राणु की संख्या सामान्यतः प्रति वीर्य उत्सर्जन में कितनी होती है, तो लगभग 2 से 3 ml होती है। ये थोड़ा सा 200-300 गलत लिखा हुआ है। निषेचन के बाद भ्रूण कितने दिनों में गर्भाशय में पहुंचता है, लगभग 5 से 7 दिन, यही प्रत्यारोपण होता है। स्त्री में किस हार्मोन से अधिकता से ओवरी में अंडाणु निकलता है, LH के माध्यम से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के माध्यम से। यह डिंब उत्सर्जन को प्रेरित करेगा। जनन अंगों के विकास के लिए किशोरावस्था में कौन सा हार्मोन्स होना आवश्यक है, जिसे हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है उससे निकलता है। टेस्टिस और ओवरीज को सक्रिय करने का कार्य ये करता है। निषेचित अंडाणु किसमें विकसित होता है, भ्रूण में, उसके बाद पूर्ण शिशु में ये विकसित होता है। महिला जनन तंत्र का प्रवेशद्वार क्या कहलाएगा, इसे हम वेजाना योनि भी कह सकते हैं। अंडाणु को पकाकर परिपक्व करने वाला हार्मोन्स कौन सा होगा, तो अंडाणु को पकाकर परिपक्व करने वाला हार्मोन्स होता है FSH कहलाता है और यह अंडाशय से फॉलिकल को परिपक्व करता है। प्रजनन तंत्र में लैंगिक बीमारियां किससे फैलती है, असुरक्षित यौन संबंधों के माध्यम से, जैसे HIV, सिफिलिस, गोनोरिया आदि ये बीमारियां फैलती है। किस ग्रंथि से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को स्रावित होते हैं, तो ये डिंब ग्रंथि यानी कि ओवरीज से स्रावित होते हैं और ये दोनों हार्मोन्स स्त्री जनन चक्र के लिए आवश्यक होते हैं। जन्म के समय भ्रूण किस झिल्ली से निकलता है, तो झिल्ली को हम कहते हैं एमिनियन। इसका फटना जल फटन कहलाता है। जब बच्चा होता है तो उसके चारों ओर एक झिल्ली होती है, उसे एमिनियन कहते हैं। शुक्राणु किस तापमान पर अच्छे से विकसित होते हैं, तो लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये विकसित होते हैं। गर्भाशय की भीतरी परत क्या कहेंगे, तो इसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये परत मासिक धर्म में झड़ती है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा भ्रूण अंगों का निर्माण होता है, अंग जनन में, oogenesis में, ऑर्गन जेनेसिस में। यह भ्रूण के विकास की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या मानव में कितनी होती है,
तो ये होते हैं 46, यानी कि डिप्लॉयड अवस्था में, और हैप्लॉयड में ये होते हैं 23। स्त्रियों में स्तन विकास किस हार्मोन से होते हैं? तो ये एस्ट्रोजन के कारण होते हैं और द्वितीय लैंगिक लक्षणों को ये विकसित करते हैं। भ्रूण में हृदय धड़कन कब शुरू होता है? तो लगभग 3 सप्ताह के बाद ये होता है और इसे अल्ट्रासाउंड के द्वारा सुना भी जा सकता है। एक स्वस्थ माहवारी चक्र में डिंबोत्सर्जन कब होता है? तो ये 14वें दिन होगा और ये सबसे उपजाऊ समय होता है। शिशु के जन्म की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे प्रसव कहते हैं और ये गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन से होता है। पुरुष में शुक्राणु का संग्रहण परिपक्वता कहां पर होती है? तो एपिडिडिमिस में होती है और ये वृषण के ऊपर स्थित एक नलिका होती है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो लैडिंग कोशिकाएं जो होती है ये टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करने वाली सेल्स होती हैं और ये वृषण में पाई जाती हैं। महिला के शरीर में भ्रूण का पोषण कब तक प्लेसेंटा नहीं बनाता? तो प्रारंभिक 2-3 सप्ताह तक, यौगिक तक। इसके बाद प्लेसेंटा जो होता है वो सक्रिय हो जाता है। शुक्राणु में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होती है, क्योंकि शुक्राणु के मध्य भाग में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है? तो इसमें आंतरिक होता है, क्योंकि निषेचन स्त्री के शरीर के अंदर होता है। ओवरी में अंडाणु कहाँ संरक्षित रहते हैं? तो ग्रेफियन फॉलिकल में रहते हैं, जहां पर अंडाणु की परिपक्व संरचना होती है। मानव अंडाणु में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाएगा? एक्स क्रोमोसोम, और यह अंडाणु हमेशा एक्स में ही होता है। पुरुष में एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु मिलने पर शिशु का लिंग क्या होगा? तो यहाँ पर एक्स शुक्राणु और एक्स अंडाणु मिलेगा तो संतान जो होगी वो स्त्री होगी। शुक्राणु का सिर किससे ढका होगा? एक्रोसोम के माध्यम से होगा। एक टोपीनुमा आकृति होती है शुक्राणु के ऊपर, सिर पर, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। यह अंडाणु की एक झिल्ली को भेदने में सहायक होता है। पुरुष जनन तंत्र की कौन सी ग्रंथि वीर्य को क्षारीय बनाती है? तो प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होती है, और यह एसिडिक योनि मार्ग को संतुलित करता है। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का प्रत्यारोपण होता है? तो एंडोमेट्रियम में होता है, ये परत अंदर की ओर होती है। निषेचन के बाद भ्रूण का प्रथम विभाजन किस रूप में होता है? ब्लास्टोमियर में, जहां पर युग्मन जो होते हैं वो यहीं पर बनते हैं। अंडोत्सर्जन के बाद ग्रेफियन फॉलिकल किस में परिवर्तित हो जाते हैं? कार्पस लूटियम में परिवर्तित ये हो जाते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि का कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्जन में सहायक है? तो इसे हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि डिंब उत्सर्जन को प्रेरित यहाँ पर करता है। स्त्री में अंडाणु कितने समय तक निषेचन के योग्य होता है? तो वो 24 घंटे तक ही होता है। इसके बाद निषेचन की संभावना घट जाती है। भ्रूण के चारों ओर किस द्रव्य से भरी थैली होती है? तो वो थैली होती है एमनियोटिक द्रव की, और ये भ्रूण को आघातों से बचाने का कार्य करता है। गर्भाशय का कौन सा भाग संकुचन में भाग लेगा? मायोमेट्रियम, यह पेशी परत होती है और ये भाग गर्भाशय के संकुचन में भाग लेता है। भ्रूण में गर्भनाल, यानी कि जो ट्यूब होती है नाल, वो क्या कार्य करती है? तो पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाने कार्य करेगी और ये मां से भ्रूण को ये जोड़ती है। जन्म नियंत्रण की आयुसीडी विधि क्या कहलाएगी? तो इसे हम अंत गर्भाशय यंत्र कहते हैं, आयुसीडी को, और यह निषेचन या प्रत्यारोपण को रोकता है। मादा जनन मार्ग का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? तो यहाँ पर भग या वुल्वा होता है, ये योनि का बाहरी द्वार होता है। वाई क्रोमोसोम लेकर आने वाला शुक्राणु किस लिंग का शिशु बनाएगा? तो यहाँ पर वाई क्रोमोसोम लेकर आने वाला शुक्राणु जो होगा वो पुरुष संतान को यहाँ पर बनाएगा। डिंब ग्रंथि में परिपक्व अंडाणु को छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ये मासिक चक्र का महत्वपूर्ण चरण होता है। भ्रूण में रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क की जो उत्पत्ति होती है, मस्तिष्क की उत्पत्ति वो किससे होती है? तो ये होती है न्यूरल ट्यूब से, और यह विकास की एक आरंभिक अवस्था होती है। भ्रूण की धड़कन को पहली बार कौन सी तकनीक से सुना जाता है? तो इसे सुना जाता है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, जो कि 6 से 8 सप्ताह में धड़कन सुनाई देती है। गर्भवती महिला में कौन सा विटामिन न्यूरल दोषों से बचाता है? तो फोलिक अम्ल जो होता है यह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रोकता है।
पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पर होगी? मस्तिष्क के आधार पर, और ये जनन हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। शुक्राणु किस गति से चलते हैं? तो लगभग 1.5 mm प्रति मिनट की दर से, और यह अंडाणु तक पहुंचने में उन्हें मदद करता है। पुरुष में निषेचन की सफलता किस पर निर्भर करेगी? शुक्राणु की गति और संख्या पर। कमजोर या कम शुक्राणु से बांझपन हो सकता है। स्त्रियों में हार्मोनल असंतुलन में कौन सी स्थिति हो सकती है? तो यहाँ पर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स हो सकते हैं, और यह अंडाणु के निर्माण को प्रभावित करता है। मानव प्रजनन में किस क्रिया से भ्रूण मां से अलग होता है? तो ये प्रसव के माध्यम से होता है, जिसमें कि संकुचन होता है। निषेचन के बाद में भ्रूण की कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है? निषेचन के बाद भ्रूण में कोशिका विभाजन माइटोटिक विभाजन होता है, जिसमें कोशिकाओं की संख्याएं जो होती है वो बढ़ती है। शुक्राणु और अंडाणु की संख्या में प्रमुख अंतर क्या है? शुक्राणु लाखों में बनते हैं, अंडाणु एक ही बनता है एक बार में, और यह प्रजनन रणनीति का हिस्सा होते हैं। एफएसएच का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के रूप में इसका फुल फॉर्म होता है एफएसएच का, और ये अंडाणु को परिपक्व करने का कार्य करता है। गर्भाशय के किस भाग से मासिक स्त्राव होता है? तो एंडोमेट्रियम से यहाँ पर यह स्त्राव होता है। पुरुषों में वीर्य का द्रव भाग किससे बनता है? तो प्रोटेस्ट, कूपर और सेमिनल वेसिकल्स ग्रंथियों से बनता है, जो शुक्राणुओं को गतिशील बनाते हैं। अंडाणु की संरचना में बाहरी आवरण क्या होगा? जोना पेलिशुडा जो होगा, यह अंडाणु की संरचना में बाहरी आवरण होगा, जो शुक्राणु को पहचानने और चयन करने में सहायक होता है। गर्भवती महिला के लिए सबसे आवश्यक लवण कौन सा होगा? आयरन और कैल्शियम। जी हाँ, ये भ्रूण के विकास के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक होते हैं आयरन और कैल्शियम। जन्म के समय शिशु का सिर पहले क्यों निकलता है? सिर सबसे बड़ा भाग होता है और इससे प्रसव आसान होता है। भ्रूण का पहला प्रमुख अंग कौन सा बनता है? तो सबसे पहला अंग बनता है तंत्रिका तंत्र, ये सबसे पहले विकसित होता है। जनन में आईवीएफ का पूर्ण रूप क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम आईवीएफ कहते हैं, और ये कृत्रिम निषेचन की एक तकनीक होती है। स्त्रियों में मासिक धर्म कितने दिन तक चलेगा? 3 से 7 दिन। यह हार्मोनल संतुलन पर भी निर्भर करता है। प्रसव के दौरान संकुचन किस हार्मोन से जुड़े होते हैं? तो ये प्रसव के दौरान संकुचन ऑक्सीटोसिन हार्मोन से जुड़े होते हैं, जिससे कि गर्भाशय की दीवार की जो मांसपेशियां होती हैं वो संकुचन करती है। पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होगा? एफएसएच हार्मोन होगा, और ये टेस्टिस में सेमिनिफेरल ट्यूब्स को सक्रिय करने का कार्य करता है। पुरुष में वीर्य का पीएच स्तर कितना होगा? तो कैसा होगा? ये क्षारीय होता है, और अम्लीय योनि मार्ग में शुक्राणु को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। मासिक धर्म में भारी रक्तस्राव को क्या कहते हैं? तो इसे हम मेनोरेजिया कहते हैं, और यह हार्मोनल असंतुलन का संकेत हो सकता है। किस प्रक्रिया में भ्रूण एक से अधिक विभाजित होकर जुड़वा बनते हैं? तो यहाँ पर मेनोजाइगोटिक डिवीजन जब होता है तो इसी में इसके समान जुड़वा ये बनते हैं। जन्म नियंत्रण की सबसे प्रभावी स्थायी विधि, इसे हम कहते हैं नसबंदी, और ये पुरुष में वैसेक्टोमी के रूप में, स्त्री में ट्यूबोक्टोमी के रूप में होती है। प्रसव पीड़ा कब शुरू होती है? जब गर्भाशय की पेशियां बार बार संकुचित होती है, यह प्रसव का संकेत होती है। शिशु के जन्म के बाद कौन सी झिल्ली बाहर निकलती है? प्लेसेंटा। इसमें बच्चादानी की झिल्ली भी, इसको बच्चादानी की झिल्ली भी से कहा जाता है। प्रजनन की कौन सी बीमारी एचआईवी फैलाती है? तो एड्स यहां पर होगा, जो कि असुरक्षित यौन संबंधों से होगी। और अब हमारा जो अगला सिस्टम आता है वो आता है यहां पर नर्व सिस्टम, जो कि तंत्रिका तंत्र। देखिए, पहला प्रश्न इसमें आता है तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होती है? तो मूल इकाई से हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ये हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है, जो सूचना को ग्रहण करता है, संप्रेषित करता है और प्रतिक्रिया देने वाली कोशिका होती है। मानव मस्तिष्क की सबसे बड़े भाग के रूप में मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रश्न ये था। तो इसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं, सेरेब्रम कहते हैं, जो कि सोचने, याद रखने
और निर्णय लेने का कार्य करता है। चेतना का नियंत्रण कौन करता है? तो प्रमस्तिष्क जो होता है यही चेतना का नियंत्रण यहां पर करता है, सेरेब्रम। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन सी झिल्ली करती है? तो मेनिंजिस झिल्ली जो होती है ये करती है, और ये 3 परतों की बनी होती है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ये ढकती है। मानव मस्तिष्क का भार कितना होगा? 1300 से 1400 ग्राम होता है, जो कि हमारे शरीर का कुल 2% होता है। सबसे तेज संदेश ले जाने वाली तंत्रिका कौन सी होती है? मोटर न्यूरॉन्स होती है, और ये मांसपेशियों को गति और संकेत देती है। स्नायु आवेगों के संचार में कौन से रसायन सहायक होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये इसमें सहायक होते हैं, जैसे कि एसिटाइलकोलाइन और डोपामिन। संवेदनशील अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक सूचना कौन ले जाता है? तो संवेदन तंत्रिका जो होती है ये लेके जाती है। मानव की रीढ़ की हड्डी में कितने कशेरुक से मिलकर बनी होती हैं? तो 33 यहाँ पर जो अस्थियां होती है वो जुड़ी होती है, और यही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होती हैं। आंखों की रोशनी को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो ऑक्सीपिटल लोब्स जो होते हैं ये हमारे प्रमस्तिष्क का पिछला हिस्सा है, जो हमारी आंखों की रोशनी को नियंत्रित करता है। संतुलन और समन्वय का नियंत्रण कौन करेगा? तो सेरिबेलम जो होगा, छोटा मस्तिष्क, यह चाल और संतुलन को बनाए रखता है। हृदय की गति और श्वसन को कौन नियंत्रित करेगा? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, यह मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है। मस्तिष्क को पोषण और सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो यहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स जो होते हैं ये झिल्ली के बीच में मौजूद होते हैं। रीढ़ की हड्डी कहाँ से शुरू होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से, जो कि नीचे पीठ तक जाती है। एक सामान्य व्यक्ति में तंत्रिका आवेग की गति कितनी होती है? तो लगभग 100 मीटर प्रति सेकेंड इसमें होती है, और मोटर न्यूरॉन्स में यह गति अधिक होती है। स्पर्श की संवेदना किस लोब से नियंत्रित होती है? तो पैराइटल लोब से होती है, और यह शरीर के संवेदन को नियंत्रित करती है। कान का संतुलन अंग कौन सा होता है? तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं ये कान का आंतरिक भाग होती हैं, और ये हमारे कान के लिए संतुलित अंग का कार्य करती हैं। स्वतः प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम रिफ्लेक्स क्रिया कहते हैं, जो कि मस्तिष्क की बिना अनुमति के हो जाती है या बिना अनुमति के होती है। रिफ्लेक्स क्रिया की सबसे सरल इकाई कौन सी है? रिफ्लेक्स आर्क, यह न्यूरॉन की सीधी श्रृंखला होती है। स्पाइनल कॉर्ड में सफेद व धूसर पदार्थ का स्थान कैसा होता है? तो धूसर अंदर, सफेद बाहर। यह मस्तिष्क में विपरीत होता है। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे मुख्य रूप से जैसे 2 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र। अब बात की जाए केंद्रीय में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में, और परिधि में तंत्रिकाएं जो हैं वो आती हैं। चेतना और वाणी की समझ कहाँ स्थित होती है? प्रमस्तिष्क के फ्रंटल लोब में ये होती है, जो कि बोलने, सोचने, योजना बनाने आदि में सहायक होती है। स्वेच्छा से कार्य करने वाली पेशियां कौन से तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है? तो स्वेच्छा से कार्य करने वाली पेशियां सोमेटिक तंत्रिका तंत्र में होती हैं, और जो हमारी स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अस्वैच्छिक कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, मतलब जो स्वयं हो जाते हैं, स्वयं ऑटोमेटिक रूप से ये कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जैसे हृदय गति है, पाचन है, पसीना है आदि ये चीजें। तंत्रिका कोशिका में आवेग किस दिशा में चलता है? तो डेंड्रॉइड से कोशिका निकाय की ओर, फिर अक्षतंतु एक्सॉन की ओर। यह सिग्नल का एक तरफा संप्रेषण होता है। विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में कौन बदलता है? तो यहां पर बदलने का कार्य करता है सिनेप्सिस, जो 2 न्यूरॉन्स के बीच की खाई होती है। अक्षतंतु को घेरने वाली परत को क्या कहते हैं? तो इसे हम माइलिन आवरण कहते हैं, और यह आवेग जो होते हैं, सिग्नल्स जो होते हैं, उनकी गति को तेज करता है। माइलिन आवरण किस कोशिका से बना होता है? तो श्वान कोशिकाओं से ये माइलिन आवरण जो होता है बना होता है, और ये हमारे परिधि तंत्रिका तंत्र में होती है। मस्तिष्क की खोपड़ी की हड्डी के अलावा कौन बचाता है?
तो 3 झिल्लियां होती हैं जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पिया मेटर। मानव मस्तिष्क के 3 भाग कौन से होते हैं? प्रमस्तिष्क, सेरिबेलम, मेडुला। ये सोचने, संतुलन और जीवन की क्रियाओं को नियंत्रित करेंगे। कौन सा लोब श्रवण को नियंत्रित करता है? टेम्पोरल लोब, जो ध्वनि, भाषा और स्मृति से संबंधित है। रीढ़ की हड्डी किस तरल में तैरती है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में तैरती है। यह पोषण व झटकों से सुरक्षा इसको देता है। मस्तिष्क की कौन सी परत सबसे अंदर होती है? तो जो पिया मेटर होती है, यह मस्तिष्क की सबसे अंदर की परत होती है, जो मस्तिष्क के साथ में चिपकी होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग कौन से होते हैं? तो एक भाग जो होता है सिंपैथिक होता है और एक पैरासिम्पैथिक होता है, जिससे हम सहानुभूति परक कहते हैं, और एक परानुकंपी होते हैं, और ये हमारे शरीर की क्रियाओं को संतुलित रखते हैं। लड़ो या भागो प्रतिक्रिया किससे जुड़ी है? तो ये सहानुभूति परक तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है, जिससे हम संकट की स्थिति में शरीर जो है वो इसे तैयार यहां पर करता है। दृष्टि की जानकारी मस्तिष्क के किस भाग से में जाती है? तो ऑक्सीपिटल लोब में जाती है, जो दृष्टि का विश्लेषण करता है। रिफ्लेक्स आर्क का केंद्र कहां होता है? रीढ़ की हड्डी में, जो बिना मस्तिष्क की सहायता के रिफ्लेक्स क्रिया करता है। मस्तिष्क को ऊर्जा कहां से मिलती है? ग्लूकोज से। मस्तिष्क केवल ग्लूकोज पर ही निर्भर करता है। याददाश्त की प्रक्रिया में कौन सा भाग प्रमुख होता है? तो हिप्पोकैम्पस जो होता है, ये अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में बदलता है। रीढ़ की हड्डी का कार्य क्या होगा? मस्तिष्क और शरीर के बीच में सूचना पहुंचाना, जो कि एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। शरीर के बाएं हिस्से को कौन सा मस्तिष्क भाग नियंत्रित करेगा? तो देखिए, बाएं हिस्से को दाहिना प्रमस्तिष्क जो होता है वो नियंत्रित करता है। क्रॉस कनेक्शन इनमें होता है। दाहिना भाग शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करेगा और वो उस तरफ वाले को करेगा, ये ध्यान रखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं जो होती है वो निकलती है? तो इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं जो होती है वो निकलती है, जो शरीर में संवेदनाओं को पहुंचाती है। प्रमस्तिष्क से कितनी जोड़ी क्रेनियल्स नर्व्स निकलती हैं? 12, जिसमें ये सिर, चेहरा, आंख, नाक आदि को नियंत्रित करती है। तो यहां पर 12 इसमें निकलती है। शरीर में प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाने वाला आवरण क्या कहा जाएगा? इसे माइलिन शीथ कहा जाता है, जो प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाने वाला आवरण होता है, जो विद्युत संकेतों को तेजी से चलने देता है। एक ही प्रतिक्रिया बार बार अभ्यास से सहज कैसे हो जाती है? तो सशर्त रिफ्लेक्स के द्वारा, जैसे साइकिल चलाना हमारे लिए आसान हो जाता है। दिमाग के किसी हिस्से में क्षति से क्या होता है? संबंधित कार्यों में हानि होती है, जैसे भाषण, संतुलन, स्मृति आदि में कमी आ जाती है। स्नायु कोशिका के अंत में कौन सा रसायन स्रावित होता है? न्यूरोट्रांसमीटर, जो संकेत अगले न्यूरॉन्स में पहुंचाने का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र किस प्रकार की गति से कार्य करता है? तो विद्युत और रासायनिक गति से ये कार्य करने का काम करता है। विद्युत संकेत और न्यूरोट्रांसमीटर का प्रयोग इसमें किया जाता है। सिरदर्द की प्रमुख तंत्रिका कौन सी होती है? तो ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है, यह चेहरे की संवेदनशील तंत्रिका होती है और ये सिरदर्द की प्रमुख तंत्रिका होती है। कौन सा रोग मस्तिष्क में डोपामिन की कमी से होगा? पार्किंसन रोग जो होता है ये डोपामिन की कमी से होता है। इसमें शरीर कांपता है और शरीर का संतुलन जो है वो बिगड़ता है। कौन सा भाग रक्त दिमाग में बाधा बनाता है? एंडोथीलियल कोशिकाएं जो होती है ये बनाती है। ये हानिकारक रसायनों को मस्तिष्क से बाहर रखती है। सिर के पिछले हिस्से की चोट से किस इंद्रिय पर प्रभाव पड़ेगा? तो सिर के पिछले हिस्से की चोट से हमारी दृष्टि पर क्योंकि प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब जो होते हैं वो हमारे मस्तिष्क का एक पिछला हिस्सा होता है, जो हमारी आंखों की रोशनी को नियंत्रित करता है, इसलिए उस पर प्रभाव पड़ेगा। ब्रेन में ग्रे मैटर अधिक कहाँ होता है? मस्तिष्क की बाहरी सतह पर होता है। ये सोचने, निर्णय, स्मृति जैसे कार्यों से जुड़ा होता है। कि उस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से अल्जाइमर रोग होता है?
तो यहाँ पर एसिटाइल कोलाइन जो होता है, इसकी कमी से अल्जाइमर रोग होता है, जो स्मृति मस्तिष्क की क्रियाओं में सहायक होता है। ब्रेन डेड का क्या अर्थ होगा? तो मस्तिष्क की सभी गतिविधियां स्थायी रूप से बंद, व्यक्ति जीवित नहीं माना जाता है इस स्थिति में। नींद और जागरण को कौन नियंत्रित करेगा? हाइपोथैलेमस। यह जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। तापमान का नियंत्रण केंद्र कौन होगा हमारे शरीर में? वो भी हाइपोथैलेमस होगा, जो शरीर के आंतरिक तापमान को बनाए रखता है। चिंता और भय की भावना किस भाग में उत्पन्न होती है? तो ये अमाइगडाला में यहाँ पर भावना और व्यवहार को नियंत्रित ये करता है। भावनात्मक स्मृति कहाँ संग्रहित होगी? तो ये लिम्बिक तंत्र में होगी, जो मस्तिष्क का आंतरिक भाग होगा। दिमाग के किस भाग में लार का स्त्राव होता है? लार स्त्राव नियंत्रित होता है, तो मेडुला में ये नियंत्रित किया जाता है, जो स्वचालित कार्यों को नियंत्रित करता है। बोलने का मुख्य केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होगा? तो ये ब्रोका एरिया में होगा, जो भाषा के निर्माण में सहायक होता है। सुनकर समझने का क्षेत्र कौन सा होगा? वर्निक एरिया। यह टेम्पोरल लोब में होगा। तो अलग अलग जो हमारे मस्तिष्क के भाग हैं उनके कुछ पॉइंट हैं ये। ध्यान और एकाग्रता का नियंत्रण किससे होता है? तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से ध्यान और एकाग्रता का जो सोचने, योजना बनाने में सहायक होगा। आत्मनियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? प्रीफ्रंटल लोब से ये संबंधित है, जो हमारे सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करेगा। दर्द की अनुभूति कहाँ होगी? सेंसरी कॉर्टेक्स में होगी, जो पैराइटल लोब में होता है। कौन सा तंत्रिकी रोग मेमोरी लॉस से जुड़ा होता है? अल्जाइमर रोग। यह न्यूरॉन के क्षय के कारण होता है। शरीर की मांसपेशियों की गति को कौन सा भाग नियंत्रित करेगा? मोटर कॉर्टेक्स जो होगा वो यहाँ पर नियंत्रित करेगा। ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी से पहले कौन सा मस्तिष्क का भाग प्रभावित होगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ये ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी से यहाँ पर प्रभावित होगा, और ये सबसे संवेदनशील भी होगा। न्यूरॉन्स के बीच संदेश का आदान प्रदान सिनेप्सिस के माध्यम से होता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर की भी भूमिका होती है। ब्रेन स्ट्रोक किसके अवरोध से होता है? तो मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का अवरोध के कारण ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, या ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलने देता। कौन सा रोग मस्तिष्क में विद्युत असंतुलन से होता है? तो मिर्गी। ये मस्तिष्क में विद्युत असंतुलन होने से आता है, इसमें झटके आते हैं। न्यूरॉन में आवेग किस रूप में चलता है? विद्युत संकेत के रूप में चलता है, जिसमें ये एक ही दिशा में चलता है। मस्तिष्क को रक्त कौन सी धमनियां पहुंचाती है? तो कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है ये मुख्य रक्त वाहिकाएं हैं। न्यूरॉन्स के कितने भाग होते हैं? 3। डेंड्राइट, कोशिका निकाय, अक्षीय तंतु, और प्रत्येक भाग का अपना अपना एक कार्य है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस रोग किससे संबंधित है? माइलिन आवरण की क्षति से संबंधित है, जिसमें संदेशों की गति धीमी हो जाती है। न्यूरॉन में कौन सा भाग संदेश के सबसे अंतिम स्थान तक पहुंचता है? अक्षीय तंतु जो एक्सॉन होता है, और यही सिनेप्सिस बनाता है। चक्कर आना मस्तिष्क के किस भाग की गड़बड़ी से है? सेरेब्रलम, जहां पर ये संतुलन का भाग होता है। अंगों की स्थिति को पहचानने की क्षमता क्या कहलाएगी? ऐसे हम प्रोपियोसेप्शन कहते हैं, और ये संतुलन और गतिविधि के लिए आवश्यक होता है। अंग संचालन के लिए आवश्यक संकेत कहां से आते हैं? मस्तिष्क का मोटर एरिया जो होता है, जहां पर हाथ पांव चलाने के लिए संकेत भेजता है। सिर दर्द का कारण बनने वाली तंत्रिका ये होती है ट्राइजेमिनल नर्व, जो चेहरे की प्रमुख संवेदनशील तंत्रिका होती है। न्यूरॉन्स का पुनर्जनन क्यों नहीं होता? क्योंकि ये माइटोटिक विभाजन नहीं करते हैं, इनकी मरम्मत सीमित होती है। किसी व्यक्ति को अचानक बोलने में कठिनाई हो तो यह किस रोग का संकेत है? स्ट्रोक का संकेत है। मस्तिष्क की आपूर्ति बाधित होने का संकेत होता है। रीढ़ की हड्डी में चोट किस कारण से लकवा हो सकता है? रीढ़ की हड्डी की चोट किस कारण से लकवा हो सकता है? आवेगों का संप्रेषण इसमें रुक जाता है, और इसमें अंगों का नियंत्रण समाप्त हो जाता है।
दर्दनाशक दवाएं कैसे काम करती है? न्यूरोट्रांसमीटर को अवरुद्ध कर देती हैं, जिससे दर्द की सूचना आगे नहीं पहुंचती है। इस प्रकार से दर्दनाशक जो है वो काम करती है। कपकपी किस तंत्र के विकार में होती है? तो पार्किंसन रोग जो होता है, जिसमें तंत्रिकी या कपकपी होती है और यह डोपामिन की कमी से होती है। डोपामिन की कमी से पार्किंसन रोग होता है। कंप्यूटर पर काम करते समय आंखों का तनाव किससे जुड़ा होता है? तो ऑप्टिक नर्व से, और यह आंखों से मस्तिष्क तक संकेत ले जाती है। चेतना की अचानक हानि को क्या कहेंगे? इसे हम फैंटिंग कहेंगे। यह रक्त मस्तिष्क में रक्त की कमी से होता है। रीढ़ की हड्डी का कौन सा भाग हाथों की गति को नियंत्रित करेगा? सर्वाइकल क्षेत्र, ये गर्दन के पास में होता है। गंध की जानकारी कौन सी तंत्रिका लेके जाएगी? ऑल्फैक्टरी नर्व, यह मस्तिष्क की पहली क्रेनियल नर्व है। स्वाद का ग्रहण करने वाली तंत्रिका कौन सी होगी? तो यहां पर होगी ग्लासोफेरेंजियल नर्व, ये जीभ से जुड़ी होती है, जो स्वाद ग्रहण करने वाली तंत्रिका होती है। दिल की गति को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका वो होगी वेगस नर्व, और ये परानुकंपी तंत्रिका होती है। हंसी मजाक की समझ मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी होगी? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से, ये सामाजिक व्यवहार और निर्णय को नियंत्रित करेगा। आंखों की पुतली का आकार किससे नियंत्रित होगा? तो ये ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम से होगा। ये प्रकाश के अनुसार पुतली को छोटा या बड़ा करने का कार्य करता है। मानसिक तनाव किस हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है? तो कॉर्टिसोल। मानसिक तनाव जो होता है कॉर्टिसोल को बढ़ाता है, और ये अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है कॉर्टिसोल। मस्तिष्क में सबसे तेज कार्य करने वाला क्षेत्र कौन सा होगा? मोटर कार्टेक्स, और यह तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम होता है। मानसिक संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन सा है? लिम्बिक सिस्टम, और यह भावना और व्यवहार से जुड़ा होता है। ओवर थिंकिंग और चिंता करने के लिए कौन सा मस्तिष्क भाग जिम्मेदार होता है? तो यहां पर अमाइगडला जो है, ये भावनाओं को नियंत्रित करने का कार्य, तीव्रता को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तीव्र आवाज से चौंकने की प्रतिक्रिया किससे में होती है? तो मेडुला और अमाइगडला में होती है। ये खतरे की सूचना तत्काल मस्तिष्क को भेजते हैं। किसी वस्तु को देखकर उसका नाम याद करने की प्रक्रिया विजुअल रिकॉल कहलाएगा, और ये लंबी अवधि की स्मृति से जुड़ी होती है। ब्रेन डैमेज से पुनः सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, और मस्तिष्क के पुनः संगठित होने की ये शक्ति है। तो दोस्तों, यहां पर आज के जो क्वेश्चन थे वो होते हैं समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।